अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। मैं हूं महक असलम। तो शोएब की आवाज़ सुन के आपको लग रहा होगा कि आज इनका हफ्ते का पहला प्रोग्राम है। जितना उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग। आपकी छुट्टियां कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टियां बहुत अच्छी रही। इसलिए इतने प्यारे हैंडसम होके आए हैं। वैसे भी प्यारा था, मजीद प्यारा हो के आया हूँ। कभी कभी छुट्टियां मिल जाती हैं, एंजॉय कर लेना चाहिए। ये बहुत कहते हैं छुट्टियां नहीं मिलती है, आप टीम को कहीं मुझे छुट्टियां, हमने कहा इन्हें छुट्टियों में भेज देते हैं। वैसे भी पेरेंट्स आए थे कराची तो आई थे थॉट के चले कुछ वक्त उनके साथ स्पेंड करते हैं। अच्छी बात है, हम मजीद अच्छी बातें करते हैं। मुश्किलात में आसानियां होने लगी हैं। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी तर्ज की पहली वेंट मशीन तैयार कर ली गई है। बैरून मुमालिक से खरीदी जाने वाली वेंट की कीमत 40 से 45 लाख रुपए है, लेकिन पाकिस्तान में सस्ती है। अच्छा, इससे मुताल्लिक फवाद चौधरी साहब ने हमारे ही शो में कहा था कि जब ये वेंटिलेटर तैयार होगा, जिस भी कंपनी से तैयार कराया जाएगा, तो तकरीबन 40 to 50% कॉस्ट कम हो जाएगी। दैट मींस कि 15 से 20 लाख रुपए कॉस्ट होगी इसकी। हाँ, जैसे कि हम बता भी रहे हैं कि इसकी जो लागत है या मालियत है वो 15 से 20 लाख है, जबकि अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा अमेरिकियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। हर जगह कुछ ना कुछ तरक्की हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर है वैक्सीन से मुताल्लिक बहुत तेज़ी से काम हुआ और इससे मुताल्लिक कहा जाता है कि एमरजेंसी पर्पस के लिए इसे यूज़ करना है, क्योंकि इतना इंतज़ार नहीं किया जा सकता। जो हतमी रिजल्ट्स हैं वो कंपाइल होंगे तब होंगे, लेकिन अभी फ़ौरन से वैक्सीन लगनी चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक ये जो वैक्सीनेशन है ये किसी रुकावट के बगैर अगर जारी रखी जाती है तो जो हालात हैं इस वक्त, क्योंकि इस वक्त सेकेंड वेव है विच इज़ डेडली, तो इन हालात को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। बिकॉज अभी भी हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है। तो वो पॉपुलेशन, वल्नरेबल पॉपुलेशन हो या फॉर दैट मैटर वो सेहतमंद लोग जिन्हें हो सकता है अगर वैक्सीनेशन हो जाएगी तो वो बच जाएंगे। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल है कि जो वैक्सीन है जो हम कह रहे हैं कोरोना की नई किस्म आई है, इसके लिए भी मुफीद होगी या नहीं? अच्छा, इससे मुतालिक जो कंपनी है वो ये कहती है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये उस म्यूटेंट वायरस पर कारामद साबित होगी नहीं, बट जो डॉक्टर अताउर रहमान साहब हैं वो ये कहते हैं कि साबित होगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन होती है, लेकिन इसका जो काउंटर है वो है कि आप जरा सोचिए, हम हर साल फ्लू वैक्सीन क्यों लगवाते हैं? हालांकि फ्लू वैक्सीन अगर एक बार लगवा ले फिर हर साल तो नहीं लगवानी चाहिए। दैट मींस जब वायरस पॉपुलेशन में ट्रैवल करता है वो म्यूटेट करता है और उसके लिए आपको दोबारा से फ्रेश शॉट ऑफ वैक्सीन जरूरत उसकी मौजूद होती है। अच्छा, जहां तक बात वैक्सीन की है तो कुछ और ममालिक भी हैं जहां पर वैक्सीनेशन इस वक्त हो रही है। दुबई है ना, दुबई में मुस्तकिल रिहायशियों को अमरीकी वैक्सीन मुफ्त लगना शुरू हो गई है। इससे पहले 9 दिसंबर को चीन की वैक्सीन शहरियों को मुफ्त देने की मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि पाकिस्तान में आई थिंक मार्च में ये कहा यह जा रहा है कि मार्च में हम वैक्सीन प्रोक्योर कर लेंगे। फिर मैकेनिज्म क्या होगा इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे, क्योंकि कुछ कंपनीज तो डिनाई कर चुके हैं कि पहली खेप में पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। तो व्हाट डज दैट मीन? क्या मार्च में पाकिस्तान में वैक्सीन आना, इसका मतलब क्या है? पहली खेप से अब पाकिस्तान में वैक्सीन आ रही है नहीं, इस पर बात करेंगे आगे चलकर। लेकिन जहां तक बात आपने की थी दुबई की, तो चीनी वैक्सीन वहां पर पहले ही हम देख रहे हैं कि 9 नवंबर से आई गेस वहां पर लगना शुरू हो चुकी है और 86% इसकी एफिकेसी अब तक जो है वो साबित हो चुकी है। जबरदस्त। अच्छा, मुझे आपको गाना सुनने का शौक है? बिल्कुल है। कौन सा फेवरेट गुलकार है आपका? आप ये कितना झूठ बोला। छुट्टी में क्या सीखा है? मामा ने ये सिखाया बेटा? अच्छा, मुझे वैसे ना पर्सनली मुझे एक्सेंट बड़ा पसंद है, मुझे उनके गाने बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक्सेंट को कौन पसंद है? एक्सेंट को आप पसंद है? नहीं, मैं बिल्कुल उन्हें पता नहीं। ये वैसे आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आप किसको नापसंद कैसे हो सकते हैं? महक ये पता नहीं छुट्टी में क्या खा के, लेकिन अम्मा को कॉल करके पूछूंगी। लेकिन एक्सेंट को जो खूबसूरत पसंद है, मैं जिनकी बात करूंगी उनका नाम तो आयशा उमर, लोग खूबसूरत के नाम से ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल, आयशा उमर के फैन है एक्सेंट जनाब, और वो कह रहे हैं कि मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन मैं उनका फैन हूँ। इस बात पर पाकिस्तानी अदाकारा शर्मा गई। शर्माना तो बनता था। उन्होंने कहा कि अब वो खुद भी चाहते हैं कि उनकी मुलाकात हो। शी वॉज ब्लशिंग। उन्होंने क्या कहा जब उनको ये मालूम हुआ कि एक्सेंट उनके फैन है? जरा सुनिए। देखिए, पाकिस्तानी अदाकारा किसी से कम नहीं है, no और उनका नाम खूबसूरत है। मतलब हम जिस नाम से जानते हैं, काम भी खूबसूरत है। और जब आपका नाम खूबसूरत हो तो शख्सियत पे असर जरूर पड़ता है। लेकिन वाकई ये बहुत बड़ी बात है, एक्सेंट बिग नेम और वो फैन है इनके, तो वाकई ये उनके लिए तो वाकई बहुत ही अच्छी बात है। वो दैट्स व्हाई शी इज वेरी हैप्पी। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे, कुछ सियासत की बात कर लेते हैं। खूबसूरत हैंडसम लोगों की बात करते हैं। ओके, आप मेरे हैंडसम वज़ीर आज़म जी, मैं अपने कप्तान की बात करना चाह रही हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान मेरे कप्तान ये कह रहे हैं कि मुल्क के सियासतदान माजी में चोरी बचाते बचाते इबरत का निशाना बन गए।
उनको ये भी नहीं पता कि उनके पास पैसा कितना है। ये कभी अस्पतालों में जाते हैं, कभी मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। तबाही का रास्ता अपनाने वाले पैसा बनाते बनाते अजाब में पड़ गए। वैसे खान साहब ने ये बात दुरुस्त फरमाई है, क्योंकि जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं कि नून लीग के या पीपल्स पार्टी के हैं, उनसे ये चीज़ साबित होती है कि अगर आपने मुल्क को लूटा है बकौल हुकूमत के, तो फिर जब आप जो काम करते हैं वो फिर आप काटते भी। बकौल हुकूमत के, बकौल नैब के, बकौल सुप्रीम कोर्ट के, बकौल बहुत से डॉक्यूमेंट्स के, फिर भी कहते हैं कि हमारी ना यहाँ जायदाद है ना वहाँ जायदाद है। फिर भी कहते हैं जिस फ्लैट में हम रहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं था वो फ्लैट किसका है। रिश्तेदार हमें पैसे भेजता है, पाकिस्तान से पैसा उसका। तो फिर झूठ के तो पैर नहीं होते, झूठ बेनकाब हो जाता है। एनीवेज जी, इमरान खान साहब ने इससे मुतालिक क्या कहा, आप कोई भी सुनवाते हैं। वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, हलाल की कमाई भी कर सकते थे, लेकिन जिस रास्ते पर वो निकल गए वो इबरत का निशान बने हुए हैं। उनके पास आज इतना पैसा है, उनको खुद नहीं पता कितना पैसा है। कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं, कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। ये पैसा अल्लाह का अजाब है। उनके घर की तरह उनके पास सबसे ज्यादा कर्जे चढ़े हुए हैं। तो जब कर्जे चढ़ते हैं तो घर अपने खर्चे कम करता है जब तक उसकी आमदनी नहीं बढ़ती। प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के 60 से 70% खर्चे कम किए। क्यों किए हैं? क्योंकि हमने बैलेंस करना है, हम कर्जों पे गुजारा नहीं कर सकते। जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती तो सारी कौम को कहता हूँ थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी तो सबसे बड़ा इस मुल्क का असासा है। ज़हन में डाल लें कि सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क को उठा सकते हैं। तो वज़ीर आज़म ये बात बारहा कह चुके हैं कि जब अवाम को लूटा, जब अवाम का पैसा लूटा गया तो उसके बाद हमेशा बाहर जाने का रास्ता अपनाया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मिसाल हो जाए, साबिक सदर की मिसाल हो जाए, कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। हम हमेशा से ये देखते हैं कि अवाम के पैसों से जेबें भरी जाती हैं, बाहर फ्लैट्स खरीदे जाते हैं, अपना इलाज बाहर किया जाता है। फिर ये तनकीद करना या ये सवाल उठाना कि भैया आपने अपनी हुकूमत में कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया कि आप पाकिस्तान में इलाज करवा सके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और एक बात और महक कि जब मरियम नवाज कभी भी तकरीर कर रही होती हैं, जब वो तनकीद कर रही होती हैं हुकूमत पर, जब वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को बहुत जल्दी से शेरवानी पहनने की, तो मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ना होते तो भैया फिर कौन होता? क्योंकि आपके अब्बा जी की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो तो बाहर मौजूद है, उनके तो इलाज बाहर हो रहा है, वो पाकिस्तान आ नहीं सकते, वो ट्रैवल कर नहीं सकते। तो किसने बनना था फिर वज़ीर आज़म? किसने करनी थी सियासत की बागदौड़, संभालनी किसने थी? मेरी समझ से बाहर है कि अगर वज़ीर आज़म बनना हो तो ठीक हो जाते हैं। इतना ज़्यादा वो हो गए हाइपर से। जिस वक्त वज़ीर आज़म ने शेरवानी पहनी, आई थिंक उस वक्त नवाज शरीफ की तबीयत ठीक थी, शेरवानी पहनने के बाद ख़राब हुई थी। वो तो ठीक है बात आपकी, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल है कि अब जब वो तनकीद करते हैं तो किस बेस पर वो करते हैं। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। जब बात हो रही है मरियम नवाज की, जिस तरह वो तनकीद करती हैं हुकूमत पर, तो ऐसे में फिरदौस आशिक अवान साहबा ने यह दावा किया है कि मरियम नवाज का नून लीग से बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका है, वो पनाह के लिए जगह तलाश कर रही हैं। अच्छा, ये जो तनकीद है मरियम नवाज पर, और ये जो बार बार कहा जाता है कि नून लीग में दरारें हैं, जो ख़ानदान में दरारें हैं, इससे मुताल्लिक बातें बहुत पहले से हो रही हैं। अब इन एक्चुअल क्या है ये ज़ाहिर है ख़ानदान खुद जानता है, लेकिन इसमें अब सदाकत इसलिए भी नज़र आती है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने खुद ये कह दिया है, वो नून लीग के ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट एक रहनुमा है, वो खुद ये कहते हैं कि अगर मरियम नवाज और हमजा शहबाज साथ नहीं चलेंगे तो नून लीग आगे नहीं बढ़ेगी। दैट मीन्स देयर इज समथिंग। मरियम नवाज से मुताल्लिक फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि मरियम कुछ भी कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें पार्टीज को इकट्ठा करने की, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी साइड मार चुकी है, यानी किनारा कशी कर चुकी है पीडीएम से। और यही चीज़ हमने देखी तब अभी जब कुछ दिनों पहले मौलाना फजल रहमान की अपनी ही जमात के लोगों ने मौलाना साहब को तनकीद का निशाना बनाया, तो कुछ खटपट ज़रूर चल रही है पीटीएम में। और जो हम देख रहे हैं कि फिरदौस आपा जो है वो क्या बहुत आजकल बहुत फ्रंट फुट पे आके खेल रही हैं, मरियम नवाज मुक्के मारने के लिए वो तो तैयार है, बट एनीवेज रिंग का चैलेंज दे रही हैं वो। ये जो फिरदौस आशिक अवान साहब की आपने बात की और फवाद चौधरी साहब की हम जो बात करें, आपको सुनवा भी देते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है मरियम नवाज से मुताल्लिक। और एक दफा पीपल्स पार्टी की जिंदाबाद, और एक दफा पीपल्स पार्टी की जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी का नारा लगाने वाली मरियम नवाज को हुकूमत का जवाब। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं,
मुस्लिम लीग नून से मरियम का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका। वो हाथ पाँव मार रही हैं कि किसी जगह पे उन्हें कोई पनाह दे दे। जरदारी साहब ने जो सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफे ना देने का अंदिया दिया है, वो पीडीएम में तोड़ फोड़ का अक्कासी कर रहा है और मरियम की मायूसियों में इजाफा कर रहा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने समा से गुफ्तगू में कहा, मरियम ने खुद ही बता दिया कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। पीपल्स पार्टी तो शरीक ही नहीं हुई पीडीएम के इजलास में, और बिलावल भुट्टो तो आई ही नहीं। वैसे ही मरियम जो है वो बेचारी ये शर्मिंदगी दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, हकीकत तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को छोड़ दिया है। फवाद चौधरी ने सवाल उठाया कि पीपल्स पार्टी ना बयानिए, ना इस्तीफों और ना ही जलसों में साथ है, फिर क्यों मरियम बीबी उनके हक में नारे लगा रही हैं? पीपल्स पार्टी की जिंदाबाद। तो जनाब, सियासी मौसम तो इस वक्त इंतहाई गर्म है, एक दूसरे पे तनकीद भी चल रही है, चैलेंज भी दिए जा रहे हैं, लफ्जी जुमले भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन वैसे मौसम कैसा है? ठंडा ठार मौसम है। तो आज काफ़ी दिन बाद घर से बाहर निकला तो मैंने कहा है काफ़ी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही, उतनी ठंडी नहीं जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज हमने नवंबर में बहुत ज़्यादा बात की थी कि दिसंबर बहुत चिल्ड होगा। क्या ये उतना चिल्ड है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? अभी भी 6 दिन बाकी हैं, तो 6 दिन में क्या होने जा रहा है? क्योंकि सुना यही था, साइबेरियन हवाएं जब आएंगी कराची वालों को ठिठराएंगी। इस वक्त शहर में क्या सिचुएशन है, क्या ठंडी हवाएं चल रही हैं, या कि सिर्फ सुबह सुबह के ही मुझे मौसम याद करना है कि इस वक्त मैंने आज पहली बार इस साल पहली बार मैंने एसी से हीटर पे किया उसको, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मैंने कहा जरा गाड़ी का माहौल गर्म करते हैं। इतनी भी ठंड नहीं है, एसी से आपने हीटर पे कर लिया। मेरी बात सुने, जो ठंड लाहौर में पड़ी है, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी, आपको वहां जाके क्या होगा? कराची वाले इसके हिसाब से तैयार होते हैं। कराची वालों के लिए ऐसी बड़ी ठंड होती है, हम बॉम्बर जैकेट्स इसी मौसम में पहनते हैं, हमें लेदर जैकेट्स इसी मौसम में निकालनी होती है, जो मैंने जा के क्विट लिया था, मैंने यूज करना है उसको, तो मैं नहीं खेल रहा। कराची वाले जो हैं वो सर्दियों का मजीद मजा यानी मजीद ठंड कब एंजॉय कर सकेंगे? हमारे साथ मौजूद है जवाद मेमन साहब। जवाद, आपकी तो सर्दी से बात हो जाती है, आप मुझे आगे कहते जी मेरी सर्दी से कल परसों आज बात हो गई और सर्दी ने ये कह दिया, अब सर्दी क्या कह रही है? देखें महक, आज सुबह ही बात हुई और उसने ये कहा कि संडे से दोबारा आ रही है। अच्छा, ठीक ठाक सर्दी एक बार फिर जो है वो कराची सिंगल डिजिट में चला जाएगा। अगेन एक वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है एक आध दिन में। वीक है तो मैक्सिमम 1 से 2 दिन और रहेगा। उसके बाद जैसे ही ये सिस्टम निकलेगा तो फिर तेज़ साइबेरियन हवाएं जो हैं दोबारा बलूचिस्तान और सिंध में जो है अब सीवियर कोल्ड वेव आएगी। बलूचिस्तान के क्वेटा, ज़ियारत, इन इलाकों में -8, -10, -11 तक जा सकता है। और सिंध के भी जो अपर एरियाज़ हैं उसमें भी 2 से 3 डिग्री, 1 डिग्री या कुछ एरियाज़ में, आइसोलेटेड एरियाज़ में 0 या -1 तक भी जा सकता है। में अपर सिंध के बिल्कुल जो टॉप के जो बलूचिस्तान के आसपास जो एरियाज़ लगते हैं, यानी कि वेस्टर्न सिंध, गोरख हिल्स भी, गोरख हिल्स ऑफिस, गोरख हिल्स में, यानी जो कि जिसे सिंध का मरी कहा जाता है कि वहां पर भी 0 या -1 तक जा सकता है। बिल्कुल। तो जो मरी नहीं जा सकता वो गोरख हिल जाए, वहां पर एंजॉय करे। और आपने जरूर किसी को कहा होगा अगर स्नोफॉल देखने चले तो क्वेटा बर्फबारी होने वाली है, isn't that? बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी अगेन जो सिस्टम आ रहा है वीक है तो उसमें कुछ हद तक चांसेस हैं कि ज़ियारत और क्वेटा में जो है वो लाइट स्नोफॉल और हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। वीकेंड्स आ रहे हैं, छुट्टियां हैं, तो अगर आपको चांस मिलता है। छुट्टियां हो गई हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं? वीकेंड तो हमारा ही है ना यार, वीकेंड पे तो जा सकते हैं। आप कीजिएगा ना। यानी जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अच्छा, इस दौरान बारिश का कोई इम्कान है कि कराची में बारिश? कराची में ऐसे कोई बारिश का इम्कान नहीं है एटलीस्ट दिसंबर में। लेकिन अगेन आपको लास्ट याद होगा कि हमने कहा था कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो अब उसके काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है वो इफेक्ट करेगा। और ज़्यादा इफेक्ट्स जो हैं इसके वो बलूचिस्तान और सिंध में इंक्लूडिंग कराची, उसमें नज़र आ रहा है कि बारिशें हो सकती हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें इसके बाद। अच्छा जवाब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह एक तो वीकेंड वाला मामला तो चलो होता ही है, लेकिन जो ऑनलाइन सिस्टम था स्कूलों का उसमें अब आ गए हैं विंटर वेकेशंस। अब बच्चों के पास ये ऑप्शन है कहने की कि अब हमें कहीं लेकर जाएं, वहाँ पर भी हम जा सकते हैं जहाँ पर नेट ना हो, जहाँ सिग्नल्स ना आते हो, दैट मीन्स नॉर्दर्न एरियाज़। तो नॉर्दर्न एरियाज़ में क्या सिचुएशन होगी आइंदा 5-10 दिनों में? नॉर्दर्न एरियाज़ में देखें बर्फ़बारी रहेगी। पहाड़ों पे तकरीबन 8,000 साढ़े 8,000 फीट के ऊपर जो एरियाज़ हैं वहाँ पर बर्फ़बारी के काफ़ी अच्छे इम्कानात हैं, क्योंकि बैक टू बैक सिस्टम्स आ रहे हैं। बारिशें रहेंगी, काफ़ी शदीद ठंड रहेगी
और ये जो सीवियर कोल्ड वेव अब आएगी ये नॉर्दर्न एरियाज को ही इफेक्ट करते हुए फिर बलोचिस्तान और फिर एंड में जब हम सिंध आते यानी पहले केपी के मुतासर होगा, वहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड होगी, बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपर पंजाब एंड देन विल कम टुवर्ड्स द सिंध एंड देन बलोचिस्तान। यहाँ के जो अपर एरियाज हैं यहाँ पर ठंड होगी ज्यादा। वैसे आज कराची का कम से कम दर्जा हरारत कितना रिकॉर्ड हुआ? ऑफिशियली 10 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। Okay. और कुछ एरियाज में अगेन वही 1 से 2 डिग्री का आपको पता है डिफरेंसेस होते हैं नॉर्दर्न एरियाज में थोड़ा सा, तो 9 से 10 डिग्री आप कह सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में यानी कि संडे या बाय मंडे ये अगेन जो है वो सिंगल डिजिट्स और मिनिमम 5 से 6 डिग्री दोबारा जो है वो ड्रॉप हो सकता है कराची में। इसके साथ साथ काफ़ी तेज़ हवाएं भी होंगी, ठंडी 30 से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम देख रहे हैं पंजाब में धुंध का बहुत राज है, तो ये राज कब तक बरकरार रहेगा? ये आने वाले वीकेंड में ज़्यादा धुंध होगी? कह सकते हैं कि ये क्योंकि अगेन हाँ कुछ एरियाज़ में अपर पंजाब के कुछ एरियाज़ को जो है थोड़ी बहुत बारिश मिल सकती है, जैसे इस्लामाबाद रीजन है तो वहाँ पर धुंध कुछ टाइम के लिए कम होगी, लेकिन अगेन जैसे ही ये कोल्ड वेव आएगी तो फिर ये धुंध जो है वो शदीद हो जाएगी और वाइड स्प्रेड तो वैसे क्योंकि जवाब भाई धुंध है वहाँ पे, तो जो लोग प्लान करें जाने का वो प्लान कैंसिल कर दें? अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो डे टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। सही बात है। सुबह जाएं, लाइक 1-2 बजे जाएं, और जब आप वापस आ रहे हैं तो 1-2 बजे की वापसी की फ्लाइट ले लें। बाकी छुट्टियां तो हो गई हैं। बेहद शुक्रिया। ठीक है जवाब में, थैंक यू सो वेरी मच। साथ मौजूद थे आप। कोई जगह प्लान करें वीकेंड का तो ठीक है प्लान कीजिए, बट प्लीज एहतियात जरूर कीजिए। अगर किसी वक्त धुंध ज्यादा है तो उस वक्त ट्रैवल ना कीजिए, उन आवर्स में ट्रैवल कीजिए जब ट्रैवल करना आपके लिए आसान हो, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दी आ चुकी है, कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा आ चुकी है, कुछ इलाकों में जिस तरह महक निकाई कराची में कुछ कम आई है, लेकिन कराची वालों के लिए भी बहुत है। तसल्ली रखें, बहुत है सर्दी जी, इससे ज्यादा सर्दी बर्दाश्त होती भी नहीं है। वालों ने आपको लगता है गर्म कपड़े निकाल लिए, हीटर शीटर चला लिए, गर्म कपड़े निकाल लिए, गर्म खाबे चल रहे हैं, सूप चल रहे हैं, गाजर के हलवे चल रहे हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उन अप्लाइंसेस की जो कि सर्दी के मौसम में ज्यादा बिकते हैं, जैसे कि गैस हीटर्स, लेकिन अब गैस हीटर्स नहीं बिक रहे क्योंकि गैस ही नहीं है, तो गैस हीटर खरीदना किसने है? अब क्या बिक रहा है? अब इलेक्ट्रिक हीटर्स बिक रहे हैं, इलेक्ट्रिक गीजर्स बिक रहे हैं, क्योंकि जाहिर है गैस तो है नहीं, और अभी सर्दी का मौसम जहाँ जहाँ पर सख्त है वहाँ पर वो दुकानदार जो कि इन अशिया का कारोबार करते हैं, नहीं गैस हीटर्स नहीं इलेक्ट्रिक हीटर्स, जाहिर है उनके काम चल रहा है। और कीमतें फिर बढ़ा देते हैं, जिस चीज़ का सीज़न आता है कीमतें बढ़ जाती हैं। यकीनी तौर पर सर्दी की अशिया भी महंगी हमें नज़र आ रही है। इस साल पिछले साल से कितना फ़र्क पड़ा है, चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान जो हैं वो बाज़ारों में गए और उन्होंने जनाब दुकानदारों से बात करने की कोशिश की। जिन इलाकों में जैसे कि पिंडी है वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर लोग ठंड से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर अगर इस्तेमाल करें तो उन्हें कितनी कीमत में मिल रहा है, ये उमर आसिफ हमें अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे। ठंड की शिद्दत में हिद्दत के सामान की मांग बढ़ी, मगर गैस की किल्लत ने गैस हीटर्स की तो छुट्टी ही करा दी और दुकानों के दुलारे बन गए इलेक्ट्रिक हीटर्स। छोटे बड़े साइज, नित नए डिजाइन। दुकानदार कहते हैं वैरायटी दुकान पर है और रेट आसमान पर। जो इलेक्ट्रॉनिक पहले पिछले साल में 1800-2200 का था, वो अभी 3000 3500 की कीमतों में इजाफा हो गया, और गैस तो है नहीं। हम यहाँ पे आए थे ब्लोर ढूंढने के लिए, तो ब्लोर नहीं मिले मार्केट में। आजकल ये डिश हीटर आए हैं, ठीक है, 2-3 और किस्म के डिश हीटर आए हैं, वो मिल रहे हैं। हमें ये फर्क है कि वो हमें मिलता था 5-6000 का। खरीदार ही नहीं, खुद दुकानदार भी महंगाई का रोना रोते हैं। कहते हैं माल जितना महंगा होता जा रहा है, काम उतना ही ठप। इस साल पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 30 से 40% अप हुआ है, और इस साल गैस बिल्कुल कम है, बिजली के हीटर ज़्यादा बिक रहा है। जो हीटर पिछले साल 1800 का था, इस साल 25 से 2600 का आ रहा है। कीमतों में सर कह लें कि 50 से 60% रेट बढ़ गए, और ओवरऑल काम नहीं है कि जिस तरह काम होता है। महंगाई के तड़के ने घर और मकीनों को गर्म रखने वाले हीटर इतने दूर कर दिए कि लोगों के लिए ठंड के वार सहना और भी दुश्वार हो गया। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। तो जनाब जब सर्दियाँ आती हैं तो ऐसी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन एक और चीज़ है, यानी गर्म मलबूसात, उनकी भी कीमतें आसमान से बातें करती हैं। अगर हम लुंडा बाज़ारों की बात कर लें, जहाँ पर हमें कभी कभी ब्रांडेड अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, कभी कभी अच्छे ब्रांड की एक अच्छी कॉपी मिल जाती है, इंटरनेशनल ब्रांड्स की, लेकिन उनकी कीमतें
वहाँ पर यानी लुंडा बाजारों में आसमान से बातें करती हैं। पहले हम तसव्वुर नहीं करते थे कि अच्छा लुंडा बाजारों में भी ये हाल होगा कि कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन अब वहाँ पर भी ऐसा है। क्योंकि महक ये भी कहते हैं कि वो जो सामान मंगवाते हैं उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लग गया है, दैट इज द रीजन। उनका भी रीज़न सामने आता है, दुकानदार भी शिकवा करते हैं कि जनाब अगर माल बाहर से महंगा आ रहा है तो हम क्या करें, हमने तो फिर महंगे दामों में यही बेचना है। इसलिए वो कहते हैं कि कीमतों पर अच्छा खासा असर पड़ा है। सैयद शहाबुल रहमान ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। पेशावर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो लोगों ने गर्म पहनाव का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कुछ लोग तो ब्रांडेड जैकेट और जर्सियां खरीद लेते हैं, मगर मुतवस्सित तबके के लिए लंडा बाजार हमेशा इनकी अव्वलीन तरजीह रही है। इस बार भी पेशावर के मुतवस्सित तबके ने गर्म मलबूसात खरीदने के लिए लंडे बाजारों का रुख कर लिया। मगर ये क्या, जहां स्वेटर, गर्म कोट और दीगर मलबूसात कुड़ियों मिलते थे, वहां भी महंगाई ने डेरे डाल दिए। लंडे पे आते थे तो पहले चीज़ें काफ़ी सस्ते होती थी, लेकिन अब जिस तरह दुनिया के हालात चल रहे हैं या काफ़ी चीज़ें महंगे हो गई, ये भी गरीब बंदे की दस्तरस से अब बाहर होती जा रही है। पहले अगर एक 50, 100 या 200 में एक अच्छी जर्सी मिल जाती थी, वही अब आपको 800 और 1000 रुपए की बोलता है रेडी वाला, तो वो आप जाके कहाँ से परचेज खरीदोगे। सिर्फ खरीदार ही नहीं बल्कि दुकानदार भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। दुकानदारों ने कीमतें ज्यादा होने की वजह टैक्स को ही करार दिया। कहते हैं बाहर से अब माल डबल कीमत पर मंगवाना पड़ता है। बाहर से जो माल मंगवाते थे पहले उस पर टैक्सेस कम थे, अभी ज़्यादा हो गए, क्योंकि एक बंडल 6000-7000 का मिलता था, अभी वो 20,000-18,000 का मिल रहा है, लेकिन कस्टमर वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बोलते हैं कि भाई महंगाई है। पहले कस्टमर तकरीबन हम 10,000 का सेल या 5,000 का करते थे, अभी 2,000-3,000 ये रोज़ाना ये होते हैं। पेशावर के लंडा बाजारों में माल भी बहुत और खरीदार भी बहुत, मगर बढ़ती महंगाई के बायस ज्यादातर खरीदार खरीदारी किए बगैर वापस चले जाते हैं। लंडा बाजार जो गरीब अफराद के साथ मुतवस्सित तबके का भी बरम कायम रखे हुए था, महंगाई के बायस अब ये अवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। तो शहाबुर रहमान ने हमें बताया कि पेशावर में गर्म मलबूसात कितने महंगे हो गए हैं, वो चाहे लुंडा बाजारों के ही क्यों ना हो। जरा कोयटा का रुख कर लेते हैं, जहां पर बारिश हुई, बर्फबारी हुई, उसके बाद क्या हुआ, सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो साथ में खाबुए जहां पर बिके उन जगहों की रौनकें भी बढ़ना शुरू हो गई। शहरी जो हैं वो सज्जी, खड्डी कबाब, मसालेदार फिश फ्राई और दीगर चटपटे खानों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सुबह सुबह इतनी खाने पीने की खबरें होती है कि भूख लगना शुरू हो जाती है। आपने आलू का पराठा खाया, मैंने इसलिए पहले बता दिया। जी, आलू के पराठे खाए हुए हैं, फिर भी कह रही है सज्जी भी खानी है तो खड्डी कबाब भी खाने हैं। और कितने जाना तुसी? चलिए जी, हम आपको लेकर जा रहे हैं कोयटा, क्योंकि कोयटा के ये खड्डी कबाब और सज्जी बहुत ज्यादा मशहूर है। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान अपने मुनफरिद और रवायती खुश जायका खानों की वजह से मुल्क भर में अपनी इनफरादी हैसियत रखता है। लजीज खाबों की भीनी भीनी खुशबू शहरियों को दूर दूर से होटलों और फूड स्ट्रीट की जानिब खींच लाती है। भेड़ और बकरी के गोश्त से तैयार की जाने वाली सज्जी न सिर्फ सूबे की सकाफत और रवायत का हिस्सा है, बल्कि इसे मुल्क भर में बलूचिस्तान की पहचान भी समझा जाता है। इस डिश की तैयारी के लिए रान, दस्ती और कमर के पिछले हिस्से के गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। नमक लगाने के बाद लकड़ी या लोहे की सलाख पर परोकर आग के करीब रख दिया जाता है। इसमें सिर्फ नमक लगता है और मसाला और घी का जरूर कुछ नहीं है। इसको कम से कम 2 घंटा हमें रखना है नमक में, नमक डाल के। उसके बाद कम से कम 3 घंटा इसका बनने में या तैयार होने में लगता है। सज्जी न सिर्फ मकामी अफराद में मशहूर है, बल्कि सूबे के दूसरे शहरों से भी लोग आकर इसके मज़े लेते हैं। खुसूसन सर्दियों में अगर हमारे लोग निकलते हैं इसका खाने के लिए तो बहुत मज़ा आता है सर्दी में। 35 मसालों से बनने वाली खड्डी कबाब की तैयारी का तरीका भी खासा दिलचस्प है। ज़मीन में गड़ा खोदकर लकड़े में पुरोए सालिम बकरे को इसमें लटका दिया जाता है। गड़े को लोहे की चादर से ढांपकर ऊपर धेकते हुए कोयले बिखेर दिए जाते हैं। खड्डी कबाब जो कोयटे का सौगात है, बड़ा बिल्कुल हर चीज़ में ये मशहूर चीज़ है।
लोग जो है मेहमान होता है ना ज़्यादा इसको पसंद करता है। बाहर का लोग कहता है, बोलता है कड़ी कबाब बनाओ हमारे लिए। सर्दी आते ही फिश फ्राई की दुकानों पर भी रश बढ़ जाता है। शहरी कहते हैं ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मसालेदार फिश फ्राई खाने का अपना ही मज़ा है। कोयटे की इस मौसम की लिहाज को देखें तो इस सिलसिले में जो ना गर्म खुराक यानी कि मछली वगैरह इस तरह की खुराक जो ना ज़्यादा यहाँ के लोग पसंद करते हैं। साथ मौसम में खुश खुराक अफराद दोस्तों के साथ गपशप के अलावा चटपटे खानों से भी लुत्फानंदोज होते हैं। कैमरा टीम के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। ज़बरदस्त जी, कोयटा जाना चाहिए। एक तो मौसम बहुत अच्छा है, वहाँ पे बर्फबारी का भी माहौल सुना है कि बड़ा ज़बरदस्त लगता है, बर्फबारी होने भी वाली, और ऐसे में महकमे वाले जाके खड्डी कबाब खिलाएंगे तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप छुट्टियां अब तो आपको तो नहीं मिलने वाली। वीकेंड इज स्टिल देयर महक। वीकेंड में बंदे के अपने और भी बहुत सारे प्लान होते हैं भाई। ठीक है, इस वीकेंड का प्लान होगा, चले अगले न्यू ईयर सही चले। जनाब, जब दिसंबर का महीना आता है तो एक उदासी सी छा जाती है। उन पे जो शायरी करते हैं, जो शायरी करते हैं ना, क्या होता है भाई, वो मजनू बन जाते हैं। ऐसे ही लगता है, उनकी शायरी देखकर तो ऐसा ही लगता है। लेकिन जनाब, ये तवील और सर्द रातें इंसान के जज्बात पर बहुत असरअंदाज होती है। अच्छा, वैसे इसमें ये होता है कि रातें लंबी हो जाती है। हाँ, वो ठीक है बात। चलिए ऐसा करते हैं, इस पर जरा रुकते हैं। एक और चीज, जो लंबा सफर है वो छोटा होने वाला है, उसकी बात कर लेते हैं। हमने रेल के जरिए जनाब कहा जा रहा है कि टर्की से इस्लामाबाद रेल सर्विस होगी। अभी कितना सुन के अच्छा लग रहा है कि रूट क्या होगा, जस्ट कार्गो ट्रेन होगी या कि पैसेंजर ट्रेन भी ये होगी। तो इससे मुताल्लिक आज हम बात कर रहे हैं। कार्गो ट्रेन से मुताल्लिक कहा जा रहा है कि ईरान से होती हुई इस्तांबुल तक वो जाएगी। पाकिस्तान रेलवेज ने एक्सपोर्ट कार्गो ट्रेन की फिजिबिलिटी भी तैयार कर ली है। 3 मुल्की निसे मुल्की एक्सपोर्ट कार्गो ट्रेन से पाकिस्तान की ईरान और टर्की से तजारत में कई गुना इजाफा होगा। इस्लामाबाद से चलने वाली कार्गो ट्रेन 6500 किलोमीटर का फासला 13 डेज में तय करेगी, इस्तांबुल पहुंच जाएगी। और पहले ये फासला अगर समंदर के जरिए हम इसे कंपेयर करें तो 45 डेज में ये होता है। वज़ीर रेलवे इस वक्त आज़म स्वाति साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आज़म स्वाति साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, ये खबर बहुत अच्छी है, प्लीज़ थोड़ा सा इसकी अगर आप डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकें कि ये रिज्यूम हो रही है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये होगा? नहीं, दरअसल ये काफ़ी अरसे से ये एक आइडिया था, इसको कंसीव किया गया है। जिस तरीके से ML1 है, इसी तरीके से एक दूसरा प्रोजेक्ट हमारा है ML2, और इसको कहते हैं कि मेन लाइन इसको ML3 कहते हैं, मेन लाइन 3। ये इंशाल्लाह ताला जो है आपको आपके इल्म में है या आपके नाजरीन के इल्म में है कि ML1 इंशाल्लाह हम अगले महीने से जो है इस पे सारा जो बुनियादी काम था, जो स्टेपिंग स्टोन है, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। जी जी। और अब लोन की जो शराइत हैं उसको भी तय कर रहे हैं, इसके अंदर जो ग्रेस पीरियड है उसको भी देख रहे हैं कितना लोन होगा। ये अब आखिरी मराहल के अंदर है, और इंशाल्लाह ताला आप कोई 10,000 के करीब 4,000 इसमें सिक्योरिटी के चाइनीज होंगे, 6,000 जो है इंशाल्लाह ताला हम प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से तकरीबन 10,000 हमारी जो मैन पावर है, ये इंशाल्लाह इसी चंद महीनों के अंदर जो है ये अपना काम शुरू करेगी ML1 पे। ये जी बिल्कुल, ये तो आप ML1 की बात कर रहे हैं। दैट मींस अपग्रेडेशन ऑफ ML1 जो कि हमारे ऑलरेडी मुल्क के अंदर है। दैट मींस पेशावर से लेके कराची तक। जी जी। सर प्लीज ML3 पर बताएं हमें, इस पर क्या सिचुएशन है, क्या काम हो चुका? ये जो ML3 है, इस वक्त जो है ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो इन सारे ममालिक के अंदर है। जिस तरीके से अभी एक चौथा प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये भी एक ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट है। इसको इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन के अंदर इमरान खान जो है साइन करने वाला है। उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कर दिया है, अफगान प्रेसिडेंट के ने भी साइन कर दिया है। और ये प्रोजेक्ट जो है $4.8 बिलियन का वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी फाइनेंस के लिए कह दिया है, जो टोटल 573 किलोमीटर है। सही। जो आप वाला बता रहे हैं वो एक चौथा प्रोजेक्ट है, जिसको इस वक्त जो है पाकिस्तान रेलवे जो इनिशियल स्टडी है सारी चीजें जो है उसको कर रही है। क्योंकि आपके इल्म में या आपके नाजरीन के इल्म में होना चाहिए कि रेलवे अब सिर्फ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन तक महदूद नहीं है, इसका ह्यूज काम कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। और अब जो है जो डिफेंस है, आपका पूरा डिफेंस लाइन जो है ये रेलवे के ऊपर उसका इन्हिसार कर सकता है।
आप जरा इंडिया का देख लें कि उन्होंने जो स्पीड ट्रेन की है, तो अगर वो एक जगह से अपनी पूरी आर्मी को शिफ्ट करना चाहें तो स्पीड ट्रेन के जरिए जो है आप आर्मी को शिफ्ट कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम डिफेंस के साथ मिलकर अभी सारी चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि हमारा जो डिफेंस का है, हमारा टूरिज्म का है, हमारी ट्रांसपोर्ट का है, हमारा कार्गो है, तो ये एक मल्टीलेटरल किस्म के प्रोजेक्ट। आजम साहब, कतई कलामी की माजरत, आप टूरिज्म की बात करें, ज़रा ये समझा दीजिएगा, ये पैसेंजर ट्रेन होगी, आम आवाम इसमें सफ़र कर सकेगी? जिस तरह ML3 की बात हम कर रहे हैं, आप ML2 की बात कर रहे हैं, हम ML3 की बात कर रहे हैं। ये जो है स्टेट ऑफ द आर्ट, ये जो आपका ये जो थर्ड हमारा प्रोजेक्ट है जो कंसीव्ड हुआ है काफ़ी अरसे से, और इसके ऊपर जो है फिजिबिलिटी वगैरह सारी कुछ जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसी तरीके से जो ईरान भी कर रहा है, टर्की भी कर रहा है, वहाँ से तो रेलवे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि उन्होंने ऑलरेडी लाइनें जो है बिछा दी हैं, ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है। काम हमारा अफगानिस्तान का ये जो है अभी रहता है, जिसको इंशाल्लाह ताला जो है हम पेपर के ऊपर जो है कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद जो है फिर जिस तरीके से टेक्निकल फिजिबिलिटी जो है होगी, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। इस वक्त मैं ये कह दूं कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है जिसको अब इसकी सारी जो प्रो एंड कॉन्स हैं ये अब मेरे सामने नहीं है, इसलिए कि जब ये कंसीव हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक, बट सर पाकिस्तान और सारी दुनिया को मिलाएगा। व्हाट अफगानिस्तान हैज टू डू विद दिस? आप बार-बार अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन ML3 में अफगानिस्तान का रोल क्या होगा? इज़न्ट इट तेहरान, इस्तांबुल एंड इस्लामाबाद? जी, ये एक चौथा प्रोजेक्ट है, जो चौथा प्रोजेक्ट है कि जो पूरे सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया जो है इसको कनेक्ट करेगा। 2018 के अंदर काशगर के अंदर जो बड़ी हाई लेवल जो है मीटिंग हुई, जिसके अंदर ये तय पाया, ये सारा रशियन जितनी भी पुरानी स्टेट्स थी जो सेंट्रल एशिया की और रशिया को काजाकिस्तान, ये सारे ममालिक जो इससे कनेक्ट होंगे। मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक ने जो है 4.8 बिलियन की रजामंदगी कर दी है, तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे जो मैंने आपको बता रहा कि थर्ड एक्सटेंडेड रेल रोड ये जो प्रोग्राम था, हो सकता है कि ये जो प्रोग्राम है ये उससे पहले हो जाए, इसलिए कि उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान जो है इसको बड़ा पुश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि आइंदा 3 या 4 दिन के अंदर अंदर जो है इमरान खान जो है उसको साइन करे, और मेरा ये ख्याल है कि उनका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है उज़्बेकिस्तान का, वो शायद एक आध दिन के अंदर जो है आ जाए और आपके टीवी के जरिए इंशाल्लाह ताला उसकी हम कोशिश करेंगे कि पूरा उसका बैकग्राउंड जो है ये बताएं। अगर आप यहाँ पे होते तो मैं आपको विजुअल बता देता कि ये नहीं सर, आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया है वो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये तो आपने बहुत बड़ी खबर दे दी है कि पाकिस्तान की बाय रेल कनेक्टिविटी होगी उज़्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान से, तो बहुत अच्छी बात है। बट सिर्फ एक जुमले में अगर ये बता सके मुझे आप कि सिर्फ फ्रेट के लिए होगा या पैसेंजर्स भी जा सकेंगे? नहीं जी नहीं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट पैसेंजर के लिए भी है और फ्रेट के लिए भी है। ग्रेट। देखिए आजकल जो है ये सारी चीजें एक जगह पे होती हैं कि आपका इससे डिफेंस का भी बहुत बड़ा ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक है, ये कह रहा हूँ कि अगर आपने बिग लॉजिस्टिक सपोर्ट है, करना है तो आप यही एक ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है। बिल्कुल, और यकीनन ये फिर हमारी मईशत के लिए भी बहुत बड़ा सहारा है। आजम सवाती साहब, बेहद शुक्रिया आपका, आप गुफ्तगू कर रहे थे, जो डिटेल थी वो हम तक पहुंचा रहे थे। अब एक और खबर यह है कि मार्च तक पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होगी, जैसे कि हमने अपने इंट्रो में भी बात की। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान को उम्मीद है कि 3 माह में वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच जाएगी। याद रहे कि असद उमर का भी यही मौक़िफ़ था कि फ़ैब का लास्ट या मार्च का स्टार्ट होगा जब वैक्सीन पाकिस्तान में आ जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त भरपूर कोशिशों में है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान के शहरियों को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाए। अब ये वैक्सीन का तरीक़ाकार क्या होगा? क्या सरकारी सतह पर वैक्सीन आने के बाद निजी शोबे वैक्सीन मंगवा सकेंगे? ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। इस अहम डेवलपमेंट और आइंदा की प्लानिंग पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? और सबसे बड़ी चीज़ कि ये बड़ी अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, और इंशाल्लाह जिससे उम्मीद की जा रही है कि 3 माह में वैक्सीन पाकिस्तान आ जाएगी, तो यकीनन ये पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है नए साल के मौके पर कि 2021 में मार्च का जो महीना है उनके लिए अच्छा होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले 3-4 महीनों से हुकूमत पाकिस्तान जो है मुसलसल
इन फार्मास्यूटिकल कंपनी से राब्ते में है जो इस वक्त वैक्सीन बनाने के फाइनल मराहिल में है। कुछ के तो अप्रूवल हो चुके हुए हैं और कुछ बिल्कुल फाइनल स्टेजेस के ऊपर हैं। तो ये 7-8 कंपनीज थी जिनसे हमारी निगोशिएशंस चल रही हैं। और इसके अंदर मेन चीज़ जो देखने वाली थी वो ये है कि हमने एक तो ये देखनी है कि उसकी सेफ्टी और एफिकेसी कितनी है, उसकी अफोर्डेबिलिटी के पाकिस्तान के लिए अफोर्डेबिलिटी का क्या उसका होगा, और अवेलेबिलिटी के कौन सी कंपनी हमें सबसे जल्द अज जल्द जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकती है। तो अभी तक जो निगोशिएशंस फाइनलाइज हो रही हैं उसकी में हमें बहुत उम्मीद है कि हमें एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर 2021 जो कि मार्च बनता है या बिगनिंग ऑफ सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021 जो अप्रैल बनता है कि इसके अंदर हमें वैक्सीन की पहली खेप जो है वो पहुंच जाएगी। तो इसके अलावा जो हमारे चाइना की वैक्सीन कैंसिनो बायो के जो ट्रायल्स इस वक्त पाकिस्तान में जारी हैं वो भी अपने फाइनल मराहिल में है। उसमें हमारा टारगेट था कि हमने 18,000 वॉलंटियर्स को वो वैक्सीन लगानी है, तो 13-14 हज़ार को लग चुकी हुई है और आने वाले 10-15 दिन में हमें उम्मीद है कि हम अपना 18,000 का टारगेट अचीव कर लेंगे। जैसे ये टारगेट अचीव होगा इस वैक्सीन के भी रिजल्ट्स जो हैं वो फाइनली कंपाइल हो जाएंगे और कुछ सैंपल्स बाहर भेजे जाएंगे, कुछ यहाँ पर उसके रिजल्ट्स बन रहे हैं और जैसे ही वो रिजल्ट की भी फाइनल होकर क्लिनिकल ट्रायल्स का अनाउंस होता है तो वो चाइना की वैक्सीन भी जो है वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान को मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं तो वो मॉरली बाउंडेड है कि वो हमें जल्द से जल्द जो वैक्सीन वो प्रोवाइड करें। ऐसी कोई बात उनसे हुई है डॉक्टर साहिबा कैंसिनो बायो वैक्सीन से मुताल्लिक कि जैसे ही ट्रायल मुकम्मल होंगे उसकी कुछ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डोजेस पाकिस्तान को दी जाएंगी? देखिए अभी एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता सकती हूँ, मगर ट्रायल्स जो हैं वो चूंकि उन्होंने पाकिस्तान में किए हैं और इसके बहुत अच्छे हौसला अफजा नताइज भी हैं जो अभी तक प्रीलिमिनरी हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उसमें अच्छे रिजल्ट्स हैं। मगर ये फाइनल रिपोर्ट जब बनेगी तो इंशाल्लाह ताला ये जब इसका अप्रूवल भी हो जाएगा, थर्ड स्टेज के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज अप्रूवल होता है, तो उसके बाद डेफिनेटली पाकिस्तान को बड़ी तादाद में ये वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएगी। डॉक्टर साहिबा एक बात और बता दें, क्या इस वक्त पाकिस्तान में कैंसिनो बायो वैक्सीन के अलावा कोई और वैक्सीन है जिसका फेज 3 ट्रायल हो रहा है इन पाकिस्तान? देखिए जी एक और वैक्सीन है साइनोफार्म की जिसका शायद कराची यूनिवर्सिटी कोई ट्रायल कर रही है, पर गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर NIH की सुपरविजन में जो है वो इस वक्त कैंसिनो बायो का ही है। नहीं लेकिन जिस वैक्सीन का डॉक्टर साहब आप बता रही हैं क्या ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन है? नहीं जी, वो भी चाइना की ही कंपनी है साइनोफार्म, जिसकी ट्रायल्स जो हैं वो कराची यूनिवर्सिटी में हो रही हैं जी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ हमने देखा कि हुकूमत ने ये कहा कि अभी जब तक वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं आ जाती, अगर निजी शोबे खरीदना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर्स तो वो खरीद सकते हैं अपनी ईमा पर, लेकिन जब सरकारी सतह पर वैक्सीन पाकिस्तान में आ जाएगी तो क्या प्राइवेट सेक्टर्स पर पाबंदी होगी वैक्सीन के खरीदने पर? नहीं जी, देखिए जो गवर्नमेंट के लेवल से वैक्सीन खरीदी जाएगी वो तो अपनी शहरियों को गवर्नमेंट फ्री लगाएगी और उसके लिए हमारी जाहिर है फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि जो एसेंशियल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको और 65 ईयर से अबव जो एज के लोग हैं जो सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है उनको लगाई जाए और फिर दर्जा बदर्जा बाकी पॉपुलेशन तक हम पहुंचेंगे। मगर आपको पता है कि 22 करोड़ की पॉपुलेशन तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लग सकता है, एंड ऑफ द ईयर भी आ सकता है 2021 का। तो मीनवाइल अगर कोई लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको फ्री वैक्सीन के जो हकदार भी नहीं है, तो अगर वो प्राइवेट कंपनी से खरीद के अपने आप को लगवा लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो वैक्सीन देनी है वो मुस्तहिक लोगों के लिए होगी, उन हकदारों के लिए होगी जो शायद खुद अफोर्ड ना कर सकते हो खरीदने के। अच्छा डॉक्टर साहब क्या हम इससे ये समझें कि एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिशें कर रही है, उन कंपनीज के साथ निगोशिएशंस कर रही है कि जल्द से जल्द हम वैक्सीन प्रोक्योर करें, एट द सेम टाइम पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर निगोशिएट कर रहा है कि वो वैक्सीन वो प्रोक्योर कर लें? इज इट going to happen? देखिए जी गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी है, मगर उसके लिए अभी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। उनको जाहिर है जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है उसके साथ उन्होंने अपने सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। ड्रैप उसको जब रजिस्टर करेगा उसके बाद ही वो उसको ला सकेंगे। तो आई थिंक मीनवाइल वो लोग भी अपने प्रोसीजर कैरी ऑन कर रहे हैं। अब एक बात और बता दें कि फाइजर एंड बायोनटेक कंपनी इवन मॉडर्ना इनकी तरफ से कहा गया था कि पहली खेप में पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं दी जा सकती।
हमारी नेगोशिएशन इन कंपनीज के साथ भी चल रही थी, तो क्या उसमें कुछ हौसला अफजा नताइज मिले? क्या वो कंपनीज भी हमें देंगी वैक्सीन या नहीं, कोई और कंपनीज देंगी? हाँ, देखिए इनिशियली ये चूंकि बहुत बड़े ट्रायल्स थे और कुछ जो हमारे डेवलप्ड नेशंस थे और अमीर ममालिक थे, उन्होंने उन ट्रायल्स के लिए ज़ाहिर फंडिंग की थी उनको, क्योंकि जब ये ट्रायल्स हो रहे थे मॉडर्ना के और फाइजर के, तो इन लोगों को फंडिंग चाहिए होती है। तो इनिशियल फंडिंग जिस मुल्कों ने की थी, तो वो हो सकता है कि उनकी कोई कमिटमेंट हो कि फर्स्ट खेप जो है वो उनको दी जाएगी, मगर पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के साथ भी नेगोशिएशन चल रही है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में भी जल्दी ये वैक्सीन आएगी। डॉक्टर साहब एक बात और बता दें, कोई टारगेट सेट किया है पाकिस्तान ने कि 2021 में कितने पाकिस्तानी शहरियों को वैक्सीन लगनी है? ये कोई टारगेट सेट हुआ है? देखिए अभी जैसे जैसे आती जाएंगी, क्योंकि हमारे पास एक थर्ड प्लेटफॉर्म भी है जिसको कोवैक्स का प्लेटफॉर्म जी बिल्कुल, ये ग्लोबल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें तकरीबन 189 कंट्रीज हैं और उसमें अमीर और गरीब तमाम ममालिक जो है, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी हैं और डेवलप्ड नेशंस भी हैं। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर से ये WHO और गावी जो वैक्सीन अलायंस है, उन लोगों की कोलैबोरेशन से ये प्लेटफॉर्म बना है और उनकी कमिटमेंट अपनी तमाम मेंबर कंट्रीज से ये है कि इररिस्पेक्टिव के वो अमीर हैं या गरीब है, थर्ड वर्ल्ड है या डेवलप्ड है, उनकी 20% पॉपुलेशन को कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है और इंशाल्लाह हमें 20% पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन उनसे भी मिलेगी, मगर दैट विल बी बाय द एंड ऑफ 2021। तो ये दर्जा बदर्जा है, ये आहिस्ता आहिस्ता थ्रू आउट द ईयर वैक्सीन लगती रहेगी। अभी कोई फाइनल फिगर्स तो हमारे पास नहीं है, मगर कोशिश यही है गवर्नमेंट की कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जल्द से जल्द प्रोक्योर कर लें। जी ठीक, डॉक्टर साहब आप बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रही थी। उम्मीद भी यही है कि जल्द अज जल्द ये वैक्सीन पाकिस्तान में आए ताकि पाकिस्तानियों को भी सुख का सांस मिले। एक तरफ हम वैक्सीन की बात करें, लेकिन एक जानिब सवाल ये है कि लंदन में कोरोना वायरस की नई किस्म ने जब पूरी दुनिया में हलचल मचाई है, तो क्या पाकिस्तान इससे महफूज है? 50 ममालिक ने बरतानिया के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। ये नई किस्म क्या है और क्या पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म का कोई खदशा है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में आता है शुएब, क्योंकि जब हम कहते हैं पूरी दुनिया, तो यकीनन पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। इसी पर बात करने के लिए चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये सवाल मेरे साथ साथ हर किसी के जहन में है कि ये नई किस्म जो कि बरतानिया में आई है, क्या पाकिस्तान में इसका हम कोई खदशा महसूस कर रहे हैं या खुदा न खास्ता पाकिस्तान में आने वाले दिनों में ये नई किस्म हम देख सकते हैं? जी शुक्रिया। बिल्कुल ये ख़तरा है, बल्कि कराची यूनिवर्सिटी में जो जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है, वहाँ पे हमने जो मुख्तलिफ स्ट्रेन हैं उसकी एनालिसिस करते रहे हैं पिछले महीने में, और हमें ऐसे स्ट्रेन भी मिले हैं जिनमें जो स्पाइक प्रोटीन है, आप देखते हैं ये मॉलिक्यूलर फुटबॉल की तरह होता है, उस पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो वो कांटे जो है वो स्पाइक प्रोटीन होती है, उसके ज़रिए ये खलियों के अंदर दाखिल होते हैं। तो वहाँ पे म्यूटेशन आई है, बरतानिया के जो स्ट्रेन पाया गया है, जिसकी वजह से दाखिला आसान हो गया है इसका इंसानी खलियों में। और इसी तरह के इससे मिलते जुलते हमें यहाँ कराची में भी स्ट्रेन्स मिले हैं जिनमें स्पाइक प्रोटीन के जो जीन्स हैं उनमें जेनेटिक चेंजेस आ गए हैं। वो क्या वो उनमें फैलाव ज्यादा हो रहा है या नहीं, ये कबल वक्त सर ये प्लीज जरा दोबारा बताइएगा, बिकॉज ये बहुत अलार्मिंग है। आप ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रेन यूके में रिपोर्ट हुआ है उससे मिलता जुलता स्ट्रेन कराची में भी रिपोर्ट हुआ है? जी हाँ, कराची में हमने तो बल्कि उससे काफी पहले देखा था, इसके बारे में मैंने जिक्र भी किया था कि इसमें जो स्पाइक प्रोटीन के जो जीन्स हैं उस जगह पे तब्दीलियां आई हैं, और ये स्ट्रेन हमने कराची में भी देखा है। ये तब्दीलियां एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं है जहां बरतानिया वाले स्ट्रेन में है, लेकिन हैं स्पाइक प्रोटीन के जीन्स में ही, तो उससे मिलता जुलता है। और सर इसे अगर आप थोड़ा सा आसान करके समझा सकें, इस चेंज से जो इस कोरोना वायरस में हुआ है, जब वो पॉपुलेशन में ट्रैवल कर रहा था, उससे क्या खदशात हैं? क्या वो ज़्यादा तेज़ से ट्रैवल करेगा? क्या वो ज़्यादा तेज़ से मुतासर करेगा? क्या वो उनको भी मुतासर करेगा जिनको पहले नहीं कर, दैट मीन्स छोटे छोटे बच्चे? जी बिल्कुल, ये जो है ये जो तब्दीलियां आ रही हैं उससे इसके बिहेवियर पे भी फ़र्क पड़ रहा है, और ये जो है, और जो बरतानिया में स्ट्रेन है उसमें तो साबित हो गया है कि ये 70% तक ज़्यादा तेज़ी से फैलता है।
ये जो स्ट्रेन कराची में हमने पाया है, इसके बारे में कहना कबल अज़ वक्त है कि क्या इससे भी ये भी उसी तरह तेजी से फैल रहा है, लेकिन तब्दीलियाँ इसमें भी उसी जगह पे आई हैं, उससे मिलती जुलता स्ट्रेन है, जीन में आई हैं जो स्पाइक प्रोटीन बनाती हैं, तो इसके बिहेवियर में फर्क पड़ रहा है। आपको SOP सख्त करने पड़ेंगे, और ये स्ट्रेन अगर बरतानिया से आ जाता है या फिर साउथ अफ्रीका से भी एक स्ट्रेन पाया गया है जो उससे एग्रेसिव है, तो इनसे अब हमें एक तो फ्लाइट्स को आपको कंट्रोल करना सर। वो तो जाहिर है पाकिस्तान भी कर रहे हैं और ममालिक भी कर रहे हैं। सर, कमिंग बैक टू द म्यूटेंट वायरस जो कि कराची में रिपोर्ट हुआ, मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ कि क्या उस पर कोई तहकीक हुई है, क्योंकि आपने कहा बहुत पहले रिपोर्ट हो गया था। एक तो मुझे बताएं कि कब रिपोर्ट हुआ, दूसरा ये कि क्या फिर टेस्ट किए गए, क्या ये चेक किया गया कि किस शख्स में ये वायरस मौजूद था, और उसके बाद कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की गई हो कि देखें कि कितना ये वायरस पॉपुलेशन में ट्रेवल कर चुका है, क्या ये चेक किया गया, क्या इस पर रिसर्च हुई है सर? जी, ये जो स्ट्रेन्स हैं ये डॉग यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ मिलकर हम उनसे सैंपल्स वगैरह लेते रहे हैं, और जो कराची के अंदर जो मुख्तलिफ तो 48 अलग अलग सैंपल्स के से हमने स्ट्रेन्स आइसोलेट किए हैं, उनका पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया है। इसमें तकरीबन 30,000 के करीब लड़ी होती है मॉलिक्यूल्स की, एक जो आपस में जुड़े हुए होते हैं 30,000 के करीब। उसमें देखा है कि कहाँ कहाँ पे तब्दीलियाँ आ रही हैं। 109 म्यूटेशंस हमें मिली हैं जहाँ पे ये मुख्तलिफ जगहों पे तब्दीलियाँ आ चुकी हैं उस वायरस के मुकाबले में जो कि चाइना में था। हर 2-3 हफ्ते बाद ये अपनी हैयत तब्दील कर रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी वजह से ये ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए कहाँ कहाँ तक ये सर, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि 109 किस्म की म्यूटेशंस हम इस वक्त देख चुके हैं, बट मुझे ज़रा प्लीज़ समझाइएगा, जिस किस्म की आपने बात की पहले कि जो UK में रिपोर्ट हुआ, जो साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ, उससे मिलता जुलता वायरस पाकिस्तान में कराची में रिपोर्ट हुआ, इससे हम क्या समझें कि क्या इस वक्त ये पॉपुलेशन में ट्रेवल कर चुका है, या नहीं हम कहें कि नहीं नहीं एक आध केस था कंट्रोल हो गया, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा सर? जी नहीं, ये कराची में मौजूद है ये वाला, और ये काफ़ी हद तक ये वाला स्ट्रेन जो है ये फैल चुका है। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये इसमें वही उसी तरह का 70% तक ज़्यादा तेज एग्रेशन है या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं सर। फिर एक बात मुझे और बता दें कि जब आपने भी ये कहा कि सरहदें बंद करनी होंगी, उन ममालिक से राबते मुनक़ता करने होंगे जहाँ पर ये स्ट्रेन है, जब ये वायरस खुद ट्रैवल करते करते म्यूटेट हो जाता है, विद इन द पॉपुलेशन हो जाता है, तो सर फिर ये बॉर्डर्स बंद करने से क्या होगा? जब इस शहर में मौजूद है वायरस, म्यूटेट भी कर रहा है, 109 किस्में भी हैं, तो सर फिर बॉर्डर्स बंद करने से क्या होगा? सवाल ये म्यूटेट अलग अलग तरीके से कर रहा है। कुछ कॉमन म्यूटेशंस हैं, कुछ यूनिक म्यूटेशंस हैं। ठीक है। तो कुछ जगहों पे तो ये वही हो उसी तरह की म्यूटेशंस होंगी जैसे अमेरिका में या बरतानिया में पाई जा रही हैं। कुछ जगहों पे अलग म्यूटेशंस होंगी जो यूनिक म्यूटेशंस हैं। तो बॉर्डर बंद करने से फायदा ये होगा कि उनकी जो एग्रेसिव म्यूटेशंस हैं वो आपके यहाँ बिल्कुल ठीक है मौजूद नहीं है तो वो नहीं आएंगी। एक बात और बता दें, दुनिया भर में वायरस पर काम हो रहा है, वायरस की वैक्सीन पर काम हो रहा है। जो वायरस म्यूटेट कर रहा है, जो डेडली किस्म के अब म्यूटेशंस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या वो वैक्सीन कारआमद होगी? इज इट ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आमतौर पर समझा जाता है कि वैक्सीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, और इस वजह से वो काफ़ी हद तक वायरस के स्ट्रक्चरल चेंजेस, तब्दीलियां जो हैं उसको कवर कर लेंगी। लेकिन ये सवाल फिर भी रहेगा। बिल्कुल सही है, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वायरस को समझना इतना आसान नहीं है। बेहद चुके सर, साथ मौत से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कराची के स्ट्रीट क्राइम को काबू करने के लिए अब एक नई स्ट्रैटेजी अप्लाई की जा रही है। महक वहाँ पर गई उस स्ट्रैटेजी से मुताल्लिक को हमें डिटेल से बताएंगी कि कैसे स्केटिंग करते हुए एहलकार जाएंगे और आपकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। जानिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदादों को कुर्क करने का हुक्म दे दिया है। जज असद अली ने DG नैप लाहौर को हुक्म दिया है कि नवाज शरीफ की जायदादें कुर्क करके रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद बताएगा इस खबर से मजीद क्या डिटेल्स हैं?
जी, ये 1986 में प्लॉट की अलॉटमेंट का रेफरेंस था, जिसमें नवाज शरीफ पर बतौर वजीर आला जायदाद जो प्लॉट की अलॉटमेंट है वो करने का इल्जाम था। इसमें नवाज शरीफ मुसलसल गैर हाजिर रहे, उनको इश्तिहारी करार दिया गया, जिसके बाद उनकी जायदाद की तफसीलात जो थी वो पिछली समाअत पर अदालत में पेश की गई थी। आज अदालत ने जो तहरीरी हुक्म जारी किया है उसके अंदर कहा गया है कि जो नवाज शरीफ की जायदाद की तफसीलात नैब ने पेश की हैं उनको कुर्क किया जाए, जिनमें उनकी 1679 कनाल अराजी जो है सरी अराजी जो लाहौर और शेखुपुरा में है उसको जब्त करने का कहा गया है। उनके शेयर्स हैं कंपनीज के अंदर, वो कुर्क करने का कहा गया, और इसके अलावा 2 लग्जरी गाड़ियां हैं उनके नाम पर, उनको भी जब्त करने का हुक्म दिया गया है। ठीक है शाहिद, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, टर्की से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। वहां पर सोने के जखायर मिले हैं। किसके शहर से? अर्तुरुल के शहर से। सोगत से जनाब ये जखायर मिले हैं। टनों के हिसाब से मिलने वाले जखायर की मालियत अरबों डॉलर है। तुर्की के शुबे ज़राअत ने तस्दीक की है कि वस्त मगरबी टर्किश इलाका ये सोगत यहाँ से तकरीबन 100 टन सोने के जखायर दरियाफ्त हुए हैं। मुझे लगता है कि इस शहर पे भी ना असर हो गया वो ड्रामे का ना, कि मतलब कितना पुराना ड्रामा देख रहे हैं, कितनी पुरानी हिस्ट्री दिखा रहे थे, तो मुझे लगता है शहर ने कुछ असर ले लिया। आगे बढ़ते हैं, सर अमेरिका की बात करते हैं, जहाँ शदीद बर्फबारी के दौरान 10 घंटे गाड़ी के अंदर फंसे शख्स को आखिरकार रेस्क्यू किया गया और मौजज़ाती तौर पर वो बच गया। ये शख्स बर्फानी तूफान के दौरान गाड़ी चला रहे थे। मतलब किसने कहा था भैया आप गाड़ी चलाएं? नहीं, बट ज़ाहिर है किसी काम से अगर फॉर एग्जांपल आप निकले हो, कर दिया जाता है। नहीं, बट जस्ट इन केस महक कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहा हो या फॉर दैट मैटर किसी इमरजेंसी के सूरत में निकला हो, उस वक्त तूफान आ गया, वो फंस जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि ऐसे हादसा इस तरह से रिपोर्ट हो भी जाते हैं। इस खबर में ये आगे है कि जनाब वो जब गाड़ी चला रहे थे उनकी गाड़ी ट्रक से टकराई और फिर उसके बाद वो खाई में फंस गई। बर्फ की मोटी तह जमने से गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद उनके पास शदीद बर्फबारी के दौरान गाड़ी के अंदर रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी, लेकिन उन्होंने अक्ल इस्तेमाल की और 911 पर कॉल करने में कामयाब हो गए, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। अच्छी बात है कि ऐसे मौसम में उनके सिग्नल नहीं गए, कॉल की और कॉल उठाई भी गई और रिस्पांस दिया भी गया। ये सबसे अच्छी बात है कि सिस्टम ऐसा था। खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान होता तो यू नेवर नो कि वो कॉल अटेंड ना होती, और अटेंड होती तो कहते किसी और नंबर पर कॉल करो। चलिए जी, एक और खबर है हमारे पास सर्बिया से। यहाँ पर एक तैयारा हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचा। ये वीडियो जो हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं, इसमें देखा जा सकता है कि कार्गो तैयारे ने टेक ऑफ किया, दरख्तों के इतना करीब आ गया कि जो लीव्स थे, जो उसकी शाखें थी, वो जहाज़ से टकराने लगी थी। जहाज़ के गुजरने के बाद शाखें और पत्ते बिल्कुल रेजा रेजा हो गए और पायलट्स हैं उन्होंने परवाज़ जारी रखी, तैयारे को फ़ज़ा में बुलंद किया और बाहिफाजत वहाँ से इसको उन्होंने निकाला। इस तरह की चीज़ों को देख के ना दिल खौफ में मुब्तला हो जाता है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि इतने माहिर पायलट्स मौजूद हैं जो कि दूसरों की भी ज़िंदगियाँ बचाते हैं, फिर अपनी मुल्क का असासा भी बचाते हैं। एक और शख्स है जिसने अपना असासा बचाया तो नहीं बल्कि लुटाया। फास्ट फूड चेन खोलने वाले यूट्यूबर ने ग्राहकों में डॉलर और इनामात तकसीम करके प्रमोशन का अनोखा तरीका इख्तियार किया। हम कहाँ थे? हम अपने घरों में बैठे हुए थे, इसलिए हम ये बता रहे हैं वहाँ बैठ के ये वीडियो देखें। अपने फास्ट फूड रेस्टोरेंट के पहले ही रोज़ जिमी ने इसकी वीडियो जारी की, लेकिन रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किसी और वजह से बहुत दिलचस्प रहा। वो क्या था? वो ये था जनाब कि डॉलर्स मिले, पैसे मिले। आप जाना चाहेंगे ऐसी जगह? बिल्कुल जाना चाहूँगा, इसके लिए वीज़ा लेना पड़ेगा आपको। खैर, जिमी ने अपने नए फास्ट फूड बिजनेस के आगाज़ में ऑर्डर के लिए आने वाले ग्राहकों में नकद रकम और इनामात तकसीम किए। लेकिन अब ये है कि अगर इस वीडियो को 2 करोड़ 30 लाख सार्फिन देख चुके हैं तो इस पे 2 करोड़ 30 लाख ही तबसरे भी किए जा रहे हैं। और इतनी ज़्यादा जो वीडियो देखी जा चुकी है तो उसमें डॉलर्स उन्हें मिल भी गए ना, उन्हें वो वैसे ये अनोखा तरीका है। अच्छा देखिए, कहते हैं कि अगर आपने पैसा कमाना है तो इसका मतलब ये है कि आप पैसा लगाएं फिर ही आप पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल, बात तो दुरुस्त है, ऐसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। एक और ख़बर है हमारे पास अमेरिका से। एक शख्स ने रेस्टोरेंट से कुछ भी नहीं खाया लेकिन पूरे स्टाफ के लिए $5,600 टिप दे दी। रेस्टोरेंट के मालिक ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की और पोस्ट में बताया गया कि एक शख्स उनके रेस्टोरेंट में आया, मैनेजर को $5,600 का चेक दिया और कहा कि पूरे स्टाफ में बराबर बराबर तकसीम कर देने। कुछ खाया पीने, सिर्फ ये पैसे वहाँ पर देने आए थे। हो सकता है पहले कभी आए हो, बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि चला मैं नेक्स्ट टाइम टिप देकर जाऊँगा। ये कौन से लोग होते हैं? ये वाले होते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। कराची से बहुत अच्छी खबर है। कल हमने इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ ही आज हमने कहा कि जनाब हम अपने स्टूडियो में बुला लेते हैं। कराची की यतीम तालिबा महम रहमान को तालीम से अब कोई नहीं रोक सकता।
अब उनका बेफाम भी बनेगा, एडमिट कार्ड भी बनेगा। महम जब 3 माह की थी तो वालिद, और जब 3 साल की हुई तो उनकी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई। महम रिश्तेदारों के यहाँ पली बड़ी, मैट्रिक बोर्ड ने बेफाम ना होने की वजह से उन्हें एडमिट कार्ड देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने बहुत जिद्दोजहद की, हाथ पांव मारे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अब आखिरकार सिंध हाई कोर्ट ने नादरा को हुक्म दिया है कि महम को बेफाम जारी किया जाए, जिसके बाद मैट्रिक बोर्ड बच्ची को एडमिट कार्ड भी जारी करेगा। और ये बड़ी अच्छी बात है। चले थोड़ा लंबा अरसा लगा, लेकिन उस अरसे के बाद हुआ ये कि महम को बेफाम तो मिल गया, और बेफाम जब जारी किया जाएगा तालीम का सिलसिला आगे बढ़ेगा, और ये यकीनन एक एग्जाम्पल भी हमारी सोसाइटी में शुएब सेट हो चुकी हुई है। आपको याद है महक कि हमने अक्सर ये बात की कि पाकिस्तान में बसने वाले, वो बंगाली हों, वो बर्मी हो, या फॉर दैट मैटर किसी ऐसे मुल्क से हों जब उनके बेफाम ना बन रहे हों, जब उनके पास वो दस्तावेज़ात मौजूद ना हो, जब दस्तावेज़ात ना हो तो उनका ज़ाहिर है बच्चों का बेफाम नहीं बनता, बेफाम नहीं बनता तो स्कूल में एडमिशन नहीं होता, एडमिशन नहीं होता, ज़ाहिर है वो तालीम के मैदान से दूर हो जाते हैं। ये मैंने वैसे कोट किया है क्योंकि ज़ाहिर है ये इशूज़ पाकिस्तान में है। बट इस वक्त जब हम बात महम की कर रहे हैं, जिस तरह महक आपने भी बताया कि उनके वालिद का इंतकाल, वालिदा का इंतकाल फिर अपने रिश्तेदारों के पास वो थी, और उन्होंने ये जंग लड़ने का फैसला किया कब, जब वो मैट्रिक करना चाह रही थी और एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था। वी हैव विद अस महम और उनके वकील हैं उस्मान फारूक साहब। आपको भी गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेलकम टू द शो सर। महम, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मुझे थोड़ा सा बताएं कि बेफॉर्म ना बनने की वजह से सबसे पहले आपको मुश्किल क्या पेश आई? यानी मैट्रिक का एडमिट कार्ड पहुंचने में तो आपने सोच लिया कि अब मुझे लड़ना है, लेकिन उससे पहले क्या स्कूल का एडमिशन, क्या किसी और मौके पर आपको कहा गया हो कि आपका बेफॉर्म नहीं, यू कांट डू दिस, या ये मसला होगा या वो मसला होगा? ऐसा नहीं हुआ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब एडमिट कार्ड आपको इशू नहीं हुआ। थोड़ा सा प्लीज बताएंगे एग्जैक्टली हुआ क्या? ये अभी एडमिट कार्ड जमा हो रहे थे ना, कब ये सारे ना हमारे उन्होंने बोला बेफॉर्म लाना और अब्बू के NIC लाना है। अब्बू के NIC भी नहीं थे और बेफॉर्म भी नहीं था है। कब हम नादरा के ऑफिस गए, ये बोल रहे अपने अब्बू अम्मी के NIC लाए हैं। अब्बू अम्मी के NIC नहीं थी, फोत हो चुके हैं। ये बोल रहे आप अदालत जाएँ, ये वो करें है। कब अब तो हुकुम होगा, ये हो गया है, बेफॉर्म बन जाएगा कल। इंशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। और देखें, आपने जो जंग शुरू की उसमें आपको कामयाबी भी मिली, अल्लाह ने आपका साथ दिया। अल्लाह के अलावा और किस किस ने आपका साथ दिया? कौन साथ खड़ा था? ये उस्मान फारूक भी थे। अच्छा, उस्मान साहब भी थे जी, और खालिद सर भी साथ थे हमारे, और खिदमत वाले हैं ना, ये भी थे हमारे साथ। और रिश्तेदार मामू, खाला। आपको वैसे आप मामू के साथ रहती हैं? जी ठीक है, खाला के साथ रहते हैं, मामू और खाला के साथ रहती हैं। ठीक है उस्मान साहब, थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि जब आपको ये केस मालूम हुआ महम का कि ज़ाहिर पेरेंट्स उनके नहीं हैं, ना उनके पास उनकी ID कार्ड की कॉपी है, ज़ाहिर दैट मैटर ID कार्ड भी नहीं है, उनका बेफॉर्म नहीं बना हुआ, उनको एडमिट कार्ड नहीं मिल सकता, आपको क्या लगा? बिकॉज ज़ाहिर ये शायद पहला केस होगा, बिकॉज ज़ाहिर इस तरह का केस हमने कभी देखा नहीं कि अदालत ने हुक्म दिया हो कि बेफॉर्म बनाए जी, नादरा को कहा हो। तो आपको क्या लगा कि आप ये केस ले तो रहे हैं, ये हो जाएगा, या आपको लगा कि नहीं सिस्टम इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लेक्स है कि नहीं हो पाएगा? आपकी बात दुरुस्त है और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ इस हवाले से भी कि समा ने ज़ाहिर है कि इस पूरे मैटर को देखा भी, और लोगों को मतलब नादरा को ने भी शायद एनालाइज़ किया है इस बात को, और वो बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि उसमें वक्त लगता है, तवालत इख्तियार करती हैं बहुत सारी चीज़ें, और कानून साजी होने में भी, जिस तरह आपने अभी शुरू में भी बताया कि 1971 के अंदर जब बांग्लादेश का हादसा हुआ और फिर 3 मई 1974 में जो है उसको मतलब वो अलहदा हो गया और पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद भी जो बिहारी वहाँ से है उनके भी बहरहाल एक मसाले, तो एक अलग हमारा मौजूद है। टॉपिक बेशक अलग है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़ाहिर है ये मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा से कहता हूँ कि अगर उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद ना हों, डॉक्यूमेंट ना हों, आगे जब बच्चे हों, पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं, सालों से पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, उनके अगर ID कार्ड ना बन रहे हों, बच्चों के बेफॉर्म ना बन रहे हों, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, जब तालीम ही नहीं मिलेगी तो वो माशरे का कैसे हिस्सा कैसे बनेंगे? पाकिस्तान ये बिल्कुल आपकी बड़ी अहम बात है। और इससे मिलता जुलता एक और मामला जो था वो बड़ा यानी इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि ये तो चले ठीक है गार्जियनशिप कोई जो है खाला मामू या किसी से भी ले सकती थी, और ये मसला सिर्फ एक यतीम बच्ची का नहीं है,
ये लाखों मतलब पूरे पाकिस्तान में बसने वाले जो यतीम। सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, एक अहम खबर है। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर कत्ल केस हाई कोर्ट ने अहमद उमर शेख 4 मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। मुल्जिमान को फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया। अहम खबर, बड़ी खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें, अदालती कार्रवाई। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट ने अहमद उमर शेख समेत 4 मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। 18 साल के बाद हमने देखा कि इसमें फैसला आया है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया। इरफान, डिटेल्स दीजिएगा क्योंकि 18 साल पुराना मामला, यानी मुल्जिमान बगैर किसी जुर्म के 18 साल से जेल में थे। अदालत के अहम रिमार्क्स भी हैं सामने। जी शुभ, महासत अदालत ने यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तो इन मुल्जिमान को सजा सुनाई थी और अहमद उमर शेख को सजाए मौत सुनाई गई थी और दीगर मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा थी। ताहम हाईकोर्ट ने अपील का जब फैसला सुनाया था तो तमाम मुल्जिमान को आदम सबूत पर बरी करने का हुक्म दिया था। अदालत के इस फैसले के बाद सिंध हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इन मुल्जिमान को नजरबंद कर दिया और हिफाजती इक़दाम के तौर पर अदालत को बताया गया कि हमने उन्हें नजरबंद किया है। तमाम फरीकैन के जब आज दलाइल मुकम्मल हुए हैं तो सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपना फैसला सुनाया है और शॉर्ट ऑर्डर में करार दिया है कि जो मुल्जिमान की नजरबंदी का हुक्म था वो गैर कानूनी था। अदालत ने उस नोटिफिकेशन को भी कलअदम करार दिया और हुक्म दिया है कि अगर कोई और मुकदमा इन मुल्जिमान पर नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। मुल्जिमान में अहमद उमर शेख, फहद नसीम, सैयद सलमान साकिब और शेख मोहम्मद आदिल शामिल हैं। अच्छा इरफान, अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क्स हैं कि मुल्जिमान को जब अदालत तलब करे तो पेश हो, जरा इससे मुतालिक बताएं। देखिए, अदालत ने हुक्म दिया है कि मुल्जिमान का नाम ECL में शामिल किया जाए और मुल्जिमान को बैरून मुल्क सफर की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा मुल्जिमान की मुकम्मल मॉनिटरिंग होगी और ये भी अदालत ने हुक्म दिया है महकमा दाखिला को और मुतल्लिका हुक्काम को कि मुल्जिमान की मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा एक निज़ाम कायम किया जाए। मुल्जिमान को यकीनी बनाया जाए कि वो हर हफ्ते मुतल्लिका थाने को इतला दें और मुतल्लिका थाने को रिपोर्ट करें और बाकायदा उनकी मॉनिटरिंग की जाए ताकि मुल्जिमान जो कि हुकूमत को ये खदशा है और खतरा है कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि ये किसी और दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस हो सकते हैं। ठीक, इसलिए नाम भी ECL में शामिल किया गया और मुल्जिमान बगैर किसी जुर्म के 18 साल से जेल में है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। इरफान, आपका बेहद शुक्रिया, आप इससे मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे। अब वापस उसी चीज़ की जानिब बढ़ते हैं जिस पर हम बात कर रहे थे। एक दफ़ा फिर से मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये कि अब तो चले बेफाम बन जाएगा, मैट्रिक भी इंशाल्लाह हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, क्या सोचा है, जिंदगी में क्या बनना है आगे? टीचर बनना है। टीचर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है? जी। पढ़ाने का शौक है? जी। मारना है बच्चों को? मुझे मारती है अक्सर। बहुत मार खाई लगता है। तो बहुत मारती थी मुझे। सुन रही होंगी भी, कहेंगी कोई नहीं मारा। नहीं मारा है। तू ऐसे काम किए थे। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि टीचर बन के अभी आगे और क्या मजीद क्या करना है कि जो लोग आपकी तरह अगर इस तरह की मुश्किल में उनकी हेल्प कर रही है, जैसे आपकी हेल्प की? जी हाँ, करनी है, साथ देना उनका। यानी ऐसे कोई भी अफराद जो पाकिस्तान में बस हैं जिनका अगर बेफॉर्म नहीं बन सका किसी वजह से, आप चाहते हैं कि आप उनकी आवाज़ बने क्योंकि आपके इस केस की वजह से उन लोगों को भी हौसला मिलेगा कि अगर हिम्मत करेंगे तो बनेगा बेफॉर्म। जी इंशाल्लाह बन जाएगा इनका भी। पता नहीं ये बहुत से लोगों यतीम इनका बन रहा नहीं हो, इन्होंने पता नहीं ये स्कूल गए ना होंगे, इस वजह से है मेरा इनका बेफॉर्म बन जाए मेरे सदके में। अच्छा मुझे बताओ कि आपने अपनी खाला के पास रहते तो खाला मामू ने कभी कहा कि अच्छा छोड़ दो, रहने दो, ना बनवाओ, हम तुम्हें घर में पढ़ा देते, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि घर में पढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने साथ दिया। जी साथ दिया है, ये बड़ी अच्छी बात है कि रिश्तेदार साथ खड़े थे। अच्छा सर, आप भी एक और एग्जाम्पल हमें बता रहे थे, प्लीज़ ज़रा कंटिन्यू। जी असल में देखें, बड़ी अहम बात है कि नादरा ने जो है अभी तक इस हवाले से कोई कानून साजी नहीं की है। वो ये कि अगर किसी की उम्र जो है 18 से ऊपर हो जाए और 21 साल और 22 साल का अगर कोई बंदा है तो वो अपना शनाख्ती कार्ड कैसे बनवाए? वो तो गार्जियनशिप भी नहीं ले सकता। तो उसके लिए क्या चीज़ जो है रिक्वायर्ड होगी कि वो, क्योंकि वो यतीम है, उसका तो और वो अकेला है कि कोई बहन भाई या कोई और हो कि जो उसको वेरीफाई कर सकता हो। तो ये बड़े अहम पहलू हैं। और मैं एक बात यहाँ पर कोट करना इसलिए चाहता हूँ कि मेरे पास एक और इसी तरह से कोई मिलता जुलता मामला था और कोट करना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे बड़ा उस वक्त गिल्ट फील हुआ और बड़ा अजीब लगा कि जब एक बंदा मेरे पास आया और उसने कहा कि भाई मेरी वाइफ है और मैंने यतीम खाने से इनसे शादी की है और शादी के बाद जो है ये मेरे पास हैं, बच्चे भी हो गए हैं, इनकी तालीम भी जारी करवाना चाहता हूँ लेकिन इनका शनाख्ती कार्ड नहीं बन पा रहा क्योंकि इनके पेरेंट्स के किसी के शनाख्ती कार्ड नहीं है।
तो ये बड़ा यानी उसने कहा मुझे तो ऐसा महसूस होता है मैंने बड़ी गलती की एक यतीम से। शनाख्ती करनी तो शादी कैसे होगी? शादी तो हो सकती है, उसके लिए शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं, निकाह तो के लिए निकाह शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं नहीं निकाह के लिए वो तो शनाख्ती ज़ाहिर कार्ड सिर्फ की जरूरत डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है, अदरवाइज तो ज़ाहिर है एज पर द रिलीजन वो हो सकती है। वो हो सकती है, वैसे भी हो सकती है, वैसे भी ज़ाहिर हो सकती है, फॉर्म वगैरह जो बिल्कुल सही निकाह बात का जो वो होता है वो रजिस्टर्ड हो सर जाती है। एक बस जुमला मुझे बता दें कि इस केस की वजह से क्या एक प्रेसिडेंट सेट हुआ उन लोगों के लिए, क्या वो इस केस को कोर्ट कर सकेंगे, अदालत का ये फैसला कोर्ट कर सकेंगे कि हमारा भी बेफॉर्म बने? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये भी है कि नादरा भी जो है अपनी अमेंडमेंट और एसओपीज के अंदर जो तब्दीलियां ला सकती है। अब नादरा को भी सोचना होगा कि जाहिर है कि ऐसे अफराद जिनका अगर बेफॉर्म किसी वजह से नहीं बना हुआ तो जाहिर है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, उनका उतना ही हक है जितना किसी भी और शख्स का, तो उनका भी बेफॉर्म बना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, साथ मौजूद थे आप। वेलकम। विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आप आते हैं, यू वांट टू बिकम अ टीचर, अल्लाह करेगा आप इंशाल्लाह टीचर बनेंगे, बहुत अच्छी टीचर बनेंगे। चलिए जी, जब बात टीचर की हो रही है, स्टूडेंट की हो रही है, तो क्यों ना बात हम स्कूल्स की भी कर लें, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ सईद गनी साहब ने, वज़ीर तालीम सिंध है, उन्होंने कहा है कि लगता नहीं है हालात को देखकर कि जनवरी में स्कूल्स खुल सकते हैं। 11 जनवरी को स्कूल्स खोलने थे, लेकिन अब ये लगता है कि स्कूल्स नहीं खुलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने कहा है कि इन हालात से बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो इस पोजीशन में है कि ऐसा कोई फैसला लिया जा सके कि स्कूल्स अब खुलने हैं। इस बार बच्चों को बगैर इम्तिहान के प्रमोट नहीं किया जाएगा, इस पर बार बार जोर दिया जा रहा है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। कोरोना के बायस बहुत नुकसान हो गया, जब स्कूल्स खोलेंगे तो सब कुछ बदलना पड़ेगा, सिस्टम नया आएगा। हो सकता है तो करिकुलम को मज़ीद कम किया जाए, हो सकता है सेशन को बढ़ाया जाए, हो सकता है इम्तिहान मुख्तलिफ हों, क्योंकि एक ये भी बहस हो रही है रादर, जिससे मुतालिक ख़बर ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि 9th और 10th के जो एग्ज़ाम्स हैं वो सिर्फ MCQs पे मुश्तमिल होंगे। ये मैंने बात तो कर दी है, लेकिन अभी इस पर डिसीजन होना बाकी है। एनीवेज, सईद गनी साहब ने इससे मुतालिक क्या कहा है, स्कूल्स खुलने से मुतालिक, आपको सुनवाते हैं। हमारे स्कूल्स खुलते कब हैं, उससे पहले तो हम कोई चीज़ नहीं कह सकते। अभी तो हम अगर प्लान करेंगे भी कि जी हमने लेट से जनवरी में जो बात हो रही थी, मुझे तो नहीं लगता कि जनवरी में स्कूल खुल सकते हैं। तो अगर ये जितना आगे जाएगा और जैसे स्कूल खुलेंगे उसके बाद बैठ के हमें सारा पूरा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा अपना एकेडमिक प्लान और सारे का सारा। और ये बात मैं बता रहा हूँ कि इस मरतबा बच्चे बगैर एग्जाम्स के जो हैं वो पास नहीं होंगे। सईद गनी साहब की बात आपने सुनी और इसी पर बात करने के लिए हमने राबता किया है ऑल पाकिस्तान स्कूल एसोसिएशन के सदर सैयद तारिक शाह साहब से। तारिक शाह साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सईद गनी साहब कह रहे हैं कि जो हालात हैं अगर उसको मद्देनजर रखा जाए तो जनवरी में भी स्कूल खुलते हुए नजर नहीं आ रहे। सवाल ये उठता है कि क्या एसोसिएशन इस बात पर मुत्तफिक है? जी जनाब, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं आपको एक बताऊं, देखिए एक तो बात बिल्कुल ठीक है कि विदाउट एग्जाम्स तो इस बार बच्चों को पास नहीं किया जाना चाहिए और किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट टाइम भी विदाउट एग्जाम्स पास किया गया। इस बार तो कोई प्रेसिडेंट हमारे पास है ही नहीं जिसके बेसिस पे हम उनको पास कर सकें। सेकंड चीज़ ये कि जहाँ तक ये बात करते हैं कि स्कूल खोले नहीं के मौका नहीं लग रहा या हालात नज़र नहीं आ रहे, तो क्या हालात शादी हॉल खुलने के नज़र आए थे या फिर रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं या दीगर तफरीह मकामात खुले हुए हैं? तो क्या इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो क्या ख़तरा नहीं है बच्चों को खुदा न खास्ता इफेक्ट होने का? क्योंकि अगर बड़े भी इफेक्ट होते हैं तो घर जाके वो सर, इस पे काउंटर मेरा ये है कि अगर रेस्टोरेंट्स खुले हैं तो टेक अवेज के लिए, रेस्टोरेंट्स खुले हैं तो वो ओपन एयर में अलाउ किया जा रहा है। स्कूल्स में ओपन एयर में तालीम देना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ज़रा क्लासरूम्स में बैठना होता ही नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, स्कूल तो कभी भी जो है वो क्लोज, दैट इज द रीजन सर, दैट इज द रीजन कि वो बंद करने का फैसला मुश्किल फैसला है सर। वी डू अंडरस्टैंड, ये बहुत मुश्किल फैसला था। हालात जो है जी, बट सर आई बीइंग अ पेरेंट ज़ाहिर है कि हालात ऐसे कि मैं खुद भी ये नहीं चाहूंगा कि बच्चा स्कूल जाए। सर देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल कुछ पेरेंट का कंसर्न है जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से उनको सेटिस्फाई किया कि वही स्कूल होता है जहाँ SOPs को बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से फॉलो करवाया गया। बाकी जगहों पे आप देखें वहाँ तो मास्क भी अभी भी नहीं पहने जा रहे। अच्छा। तो ये तो एक अलमिया है कि तालीम को प्रायोरिटी गवर्नमेंट ने हमेशा नहीं दी और अभी भी नहीं दे रहे कि स्कूल बंद रखेंगे। कब तक बंद रखेंगे? आपको देखें कोरोना के अंदर शुरू में भी ये कहा गया था कोरोना के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है, लेकिन एहतियाती तदबीर के साथ। तो जब एहतियाती तदबीर परमानेंटली स्कूल्स कर चुका था तो फिर स्कूल बंद करने का कोई जवाब नहीं था। ऑल्टरनेट डेज में बच्चे आ रहे थे, बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ बच्चे स्कूल आ रहे थे। तो अब तो बिल्कुल ही खुले छोड़ दिए, तालीम से बिल्कुल ही बच्चे दूर हो गए। घर में बैठ के और ऑनलाइन करके हमने ये एक्सपीरियंस कर लिया कि ऑनलाइन में बच्चे नहीं पढ़ सकते, तालीमी नुकसान
बेतहाशा बच्चों का हो चुका है, लर्निंग आउटकम्स पूरे नहीं हो रहे। हम खुद फिक्रमंद है कि बच्चों को जब एक क्लास के अंदर जो है वो जो लर्निंग आउटकम्स होते थे वो पूरे नहीं हो रहे, तो नेक्स्ट क्लास में हम कैसे लेकर जाएंगे उनको? तो एक बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हो जाएगा तालीम का, जो कि बहुत साल लगेंगे हमें कंप्लीट करने में। सर आपके साथ साथ तो पेरेंट्स भी यकीनन परेशान है ना कि बच्चों का जो तालीम का निज़ाम है वो मुतासिर हो रहा है, लेकिन अगर ये हो जाता है कि जनवरी में स्कूल नहीं खुलते तो आप लोगों का अगला लाहेमल क्या होगा? कि हम ये देखें कि आप इस फैसले का एहतराम नहीं करेंगे, सड़कों पे नजर आएंगे, एहतजाज होगा जैसा कि वालिदैन ने एहतजाज किया था जब फीसें बढ़ाई गई थी? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं, देखिए एहतजाज तो शायद बहुत ही फाइनल एक स्टेज होगा, एक लास्ट रिजॉर्ट होगा, लेकिन उससे पहले हमारी कोशिश ये होगी कि हम गवर्नमेंट को कन्विंस करें, क्योंकि तालीमी इदारे हैं, हम असातिज़ा को रोड्स पे लाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये एक इनकी इज्जत पामाल होगी रोडों पे आने में। और आपको पता है जो भी असातिज़ा रोड पर आता है गवर्नमेंट उनको क्या हाल करती है, बनी गाला में सबने देख लिया था। तो अब ये हमारी कोशिश ये है कि गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली कन्विंस किया जाए, चाहे जितनी भी हायर अथॉरिटीज हो उस पर हम अप्रोच करेंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट से आज भी यही रिक्वेस्ट है कि तालीमी इदारों को बहाल किया जाए। सर क्या मीटिंग्स हो रही हैं? क्या आपके एसोसिएशंस को बुलाया जाता है? सर क्या मीटिंग्स हो रही हैं? इस फैसले से मुतालिक आपको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपसे इसी पॉइंट पे मैं आने वाला था कि एनसीओसी हो गया या इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो गई, वहां स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, ना ही कोई प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन से किसी को ऑन बोर्ड लिया जाता। रिस्पेक्टिव मिनिस्टर से बात होनी चाहिए आपकी, नॉट इन एनसीओसी, नॉट इन इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, आपकी रिस्पेक्टिव मिनिस्टर से बात होनी चाहिए। क्या वो हो रही है? सईद गनी साहब से बात हुई है? देखिए सईद गनी साहब से जो है वो बात बिल्कुल हुई है, लेकिन अभी रिसेंटली मेरी नहीं हुई जो इन्होंने स्टांस चेंज किया, वरना ये स्टांस सिंध गवर्नमेंट का तो ये था कि अभी भी स्कूल ऑनलाइन जारी हैं और 11 से बहाल हो जाएंगे, जो हमारी लास्ट बात हुई। सर मुझे अब एक बात और बता दें, चेंज होता नजर आ रहा है। सर मुझे ये भी बता दें कि पहले ये कहा गया था कि सर्दियों की छुट्टियां नहीं होंगी, सिंध हुकूमत ने भी कहा था सर्दियों की छुट्टियां नहीं होंगी। सर कराची में इवन इन सिंध सर्दियों की छुट्टियां तो हुई हैं सर। बिल्कुल मैं आपको दिखाऊं, जो छुट्टियां हुई हैं वो इस वेदर कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि कराची में इतना कोल्ड वेदर जो है बहुत कम आता है, तो ये कोल्ड वेव चल रही है, इसके अंदर बच्चों को एक टेम्परेरी 1 वीक या 1.5 वीक का जो है वो एक गैप दिया गया ताकि बच्चे जो है विंटर वेकेशंस वहां पर होती हैं जहां बच्चों ने फिजिकली स्कूल में जाना होता है। बच्चा घर में रजाई में दुबक कर ऑनलाइन पढ़ रहा है, उसका क्या ताल्लुक है विंटर वेकेशन से सर? उसका क्या ताल्लुक है सर्दी से सर? नहीं, ऑनलाइन तो चल रहा है, देखिए ऑनलाइन जो चल रहा है उसका तो कोई मसला नहीं है, ऑफिस शायद क्लोज हुए हों, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस अभी भी जारी हैं और वो स्कूल्स कर रहे हैं। चले सर फिर मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन स्कूल्स में भी इस वक्त ये कहा जा रहा है कि विंटर वेकेशंस कल से स्टार्ट हो रही हैं, ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं चलेगा। आप चेक कर लीजिएगा इसको, आई एम अ फादर एज वेल। इस वक्त एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं और ये सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन है, 27 नवंबर का नोटिफिकेशन है सर। इसमें बाकायदा पूरा प्लान लिखा हुआ है किस वीक में कितने % आपने सिलेबस कवर कराना है। वीक 5 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक, वीक 6 है उसके बाद का, सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर भी स्कूल्स ने स्कूल ऑनलाइन सिस्टम को बंद किया है सर। मैं इसको बिल्कुल देख लूंगा क्योंकि मेजॉरिटी जहां तक मेरे पास न्यूज़ है कि ऑनलाइन चल रहा है। सही है। एक बात बस, एक बात सर लास्ट में ये बता दें कि इस वक्त क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि स्कूल वाले स्टूडेंट्स को हफ्ते में 1 दिन बुला सकते हैं, वो स्कूल जहां पर ऑनलाइन निज़ाम तालीम नहीं पॉसिबल। सर कराची में कितने फीसद स्कूल में इस वक्त बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं? देखिए मैं तो आपको ये बताऊंगा कि तकरीबन कराची की अगर खाली बिलखुसूस बात की जाए तो 50% बच्चे वंस इन अ वीक जा रहे होंगे, बल्कि इससे ज़्यादा जा रहे होंगे, क्योंकि इंटरनेट और ऑनलाइन की सहूलियात ना भी हों तो मुश्किलात बहुत हैं ऑनलाइन में, तो वो स्कूल्स फेवर कर रहे हैं उन पेरेंट्स का कि वंस इन अ वीक बच्चों को बुला रहे हैं। यानी कराची में 50% स्कूल बच्चों को हफ्ते में 1 दफ़ा बुला रहे हैं। यस बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक तो कह रहे थे आप लोग हुकूमत के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है और होना यही चाहिए कि आप लोगों की मुशावरत हो वजारत तालीम के साथ। एनीवेज जी क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। हर फन मौला एक कहावत है और ऐसे ही एक हर फन मौला आज है हमारे बड़े प्यारे से मेहमान, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं और मज़ाह इनका कोई सानी नहीं है। हमें याद है वो तमाम कमर्शियल्स जो इन्होंने बनाए, क्योंकि सालों तक उन कमर्शियल्स को कोई भूल नहीं पाया और वैसा कमर्शियल कोई बना नहीं पाया। अब कोविड के दौरान लोगों को हंसाने के लिए नए नए वीडियोस उनकी तरफ से जनाब आ रहे हैं। बात हम किसकी कर रहे हैं? वन एंड ओनली
फैसल कुरैशी। जनाब हमारे साथ मौजूद भी है। अस्सलाम वालेकुम फैसल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और आप जब वीडियो बात करते हैं, जब वीडियो चैट कर रहे होते हैं तो सबको खामोश करा देते हैं और बस आप बोलते रहते हैं धर 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 धर। दूसरा भी बोलने की कोशिश करता है लेकिन आप बोलने नहीं देते। हमें बोलने देंगे या नहीं? मेरा ख्याल है कि आपने उसका बदला लेने की अभी कोशिश की है। मुझे लग रहा था आप भी मुझे भी बोलने नहीं देंगे। मुझे वालेकुम सलाम कहने का भी आपने मौका नहीं दिया। वालेकुम सलाम जी। और बिल्कुल हमने कैंपेन एक की है, लेकिन उस कैंपेन में ज़रूरी नहीं हंसाने, मकसद हंसाना नहीं था, मकसद लोगों की आंखें खोलना था और उनको एहसास दिलाना था कि ये मामला सीरियस है और इस पे बेसिकली मैसेज देना था कि इसको किस तरह हम अपना बचाव कर सकते हैं। ओके, अब मुझे बताएं फैसल भाई कि ये जो वीडियोस आपने बनाई हैं, ज़ाहिर है इसमें मैसेज और मैसेज इस वक्त का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ही ज़ाहिर है इन वीडियोस के ज़रिए जा रहा है, और मज़ाक के ज़रिए मैसेज जाए तो वो ज़्यादा उसकी रीच भी होती है। थोड़ा सा रिस्पॉन्स शेयर करेंगे, अभी तक कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इन वीडियोज़ का? बहुत पहुंच आ रहा है। वैसे तो हर कोई कहता है अपने काम के बारे में, लेकिन इसका वाकई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और मतलब मुझे सिर्फ ये था कि लोग इस तरह की जब इतनी सिचुएशन होती है और लोग एक चीज़ सुन के थक जाते हैं कि कोरोना कोरोना कोरोना, तो लोगों को फिर इंटरेस्ट नहीं रहता उस चीज़ में। तो किस तरह इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि लोगों को बात सुन भी लें और मैसेज उनको थोड़ा सा उनके दिमाग में बैठ भी जाए। फिर अमल करना ना करना तो ज़ाहिर है उनके ऊपर है, लेकिन जहाँ पे भी हमने शेयर किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर किया इसको, और कमेंट्स में यही आइडिया होता है आजकल तो कमेंट से और इससे ही पता चलता है। तो लोगों ने सबने तारीफ की और कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं था इस पे। फैसल, ये बड़ा मुश्किल भी होता है ना कि आप रोजाना एक नई चीज़ सोचें, एक नए तरीके से लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करें। एक और चीज़, एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि आपने अदाकारी क्यों कम कर दी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि तकरीबन ख़त्म ही कर दिए तो गलत नहीं होगा, क्या रीज़न है इसका? अभी आपने ही कहा कि मैं किसी को बोलने नहीं दे रहा, तो वो ज़ाहिर है मैं जब आता हूँ तो मैं किसी को बोलने नहीं देता। नहीं, ये वजह नहीं है। असल में मेरा जो असल पैशन है जिसे कहना चाहिए वो है डायरेक्शन या कैमरे के पीछे काम करना। मैं प्रोजेक्ट कंसीव करके उनको बनाना, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो कमर्शियल्स हैं, चाहे वो ड्रामाज हैं, या वैसे ही वीडियोज़ हैं, अवेयरनेस कैंपेन है। तो मुझे एक जो वो है वो कैमरे के पीछे काम करने का ज़्यादा शौक। तो फिर मुझे ये लगता है कि अगर आप कैमरे के सामने भी काम करें और पीछे भी करें तो ज़रा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए इस वक्त संभालना। तो लेकिन मैं अगर फिर कोशिश करता हूँ कि जिसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो मैं करूँ। That's right, but फैसल भाई, वो जो आपके चाहने वाले हैं जो अभी तक 3/3 को ही ना भूल पाए, उसी ट्रायो को दोबारा देखना चाहें, अली, अदील और आपको दोबारा देखना चाहें, उनके लिए कुछ तो सोचें। सोचते हैं, कर रहे हैं। देखिएगा, नज़र आते हैं फिल्म। मैंने एक फिल्म भी की है, उसमें भी ज़ाहिर है मैंने एक्टिंग उस तरह नहीं की, बट छोटे छोटे कुछ रोल्स हैं जो किए हैं। और कमर्शियल्स में भी कुछ काम कर रहा होता हूँ। अपने ही कमर्शियल में, कोई और तो लेता नहीं है। अपने कमर्शियल में मैं काम कर रहा होता हूँ। तो आप भी तो नहीं लेते ना सबको, आप भी चुन के लेते हैं अपने कमर्शियल में। भाई मुकाबला बराबर का है ना। आप हमें नहीं लेंगे तो हम भी आपको नहीं लेंगे। आप हमें बोलने का मौका नहीं देंगे, हम भी आपको बोलने का मौका नहीं देंगे। बिल्कुल। मुझे ये बताएं, इंडस्ट्री में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? सबका कोई ना कोई दोस्त है जिसके पास सारे राज होते हैं, चड्डी बड़ी एक दोस्त जरूर होता है। आपका कौन सा दोस्त है? दोस्त मेरे हैं बहुत अच्छे, लेकिन राज जो है वो मेरा राज का मजाक मैं नहीं रखता किसी के साथ भी। तो लेकिन दोस्त जो है, एहसन रहीम बहुत अच्छे दोस्त हैं, जवाद बशीर बहुत अच्छे दोस्त हैं, शहजाद रॉय बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं। सॉरी किसी का नाम अगर मैं भूल रहा हूँ। अच्छा, अगर डॉक्टर बिल्ला का जिक्र कर लें हम। मेरी बड़ी दोस्त। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से तो स्टार्ट लिया हमने। तो वो आपके चड्डी बड़ी दोस्त हैं? हाँ बिल्कुल, जवाद बशीर जो हैं वो बड़ा मेरे दोस्त हैं। कल रात भी मेरी बात हो रही थी उनसे फ़ोन पे। तो शायद हम इतना साथ अब नज़र नहीं आते क्योंकि सब अपना अपना बिजी हैं। जवाद अपना काम कर रहे होते हैं, ड्रामाज हैं उसकी और चीज़ें हैं। एहसन अपना काम करते हैं, वो अपने एड्स बनाते हैं। तो मैं अपना काम कर रहा होता हूँ। तो हम लोग सब अपने कामों में मसरूफ हैं। हम वैसे, हाँ
लेकिन वैसे हम बहुत ज़्यादा इन टच रहते हैं और आपस में बहुत ज़्यादा दैट्स ग्रेट। फैसल भाई मुझे ये बताएं कि अभी कभी जब आप बाहर निकलते हो, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, किसी इवेंट पे जा रहे हो, किसी गैदरिंग में जा रहे हो और वहाँ जाके आप देखेंगे पाकिस्तानी तो कोविड को बिल्कुल सीरियस लेते ही नहीं है। कोविड खुद शर्मिंदा सा होके निकल जाता है पतली गली से। आप कुछ कहते हैं, कुछ सोचते हैं, क्या करते हैं? मैं सबसे पहले अपना मास्क जल्दी से पहन लेता हूँ। नहीं, मैं ख्याल रखता हूँ, मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। लेकिन लोग जो हैं वो वाकई आप कह रहे हैं कि लगता है कि लोगों को बिल्कुल एक जो है ना वो उसको सीरियस नहीं ले रहे, बल्कि बाज लोग तो मुझे ये भी कहते हुए नजर आए कि वो कहते हैं कि जी ये कोई साजिश है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन फैसल भाई कभी ऐसा हुआ कि आपने देखा हो? समझ लें कि साजिश है, लेकिन बीमारी तो है। बीमारी तो है, क्योंकि जाहिर है फैसल में लोग मरे हैं। लेकिन मुझे बताएं फैसल भाई, कभी ऐसा हुआ किसी गैदरिंग में, किसी फैमिली इवेंट में आपने लिटरली गुस्सा किया हो, आपने कान खींचे, आपने कहा पहनो मास्क? नहीं, मैं आमतौर पे इतना गुस्सा करता नहीं हूँ, लेकिन वो जरूर होता है कि लोग आके एकदम से ना हाथ मिलाते हैं, गले मिलने की कोशिश करते हैं, तो मैं थोड़ा सा यही गुस्सा होता है मेरा कि नहीं, थोड़ा डिस्टेंस रखें। हाँ, दूर पिछो ये जुबान ज्यादा लोगों को समझ में आती है वैसे। हाँ, अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं, पुराने वक्त को जब आप याद करते होंगे, पुराने दौर को, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा वाक़या जो याद आता है, बड़ा अच्छा भी महसूस होता है और खूब हंसी भी आती है उस पे? बड़ा मुश्किल सा सवाल है। बहुत सारे वाकये याद आते हैं, रोना भी आता है, हंसी भी आती है। नहीं, हमें हंसने वाले बताएं। हंसने वाले बताएं। हाँ। वैसे ही एक अभी आपने बात की कि हम बाहर जाते हैं और मिलते हैं, तो जब कोरोना से पहले की, बल्कि काफी पहले की बात है, मैं खालत 10-15 साल पहले की बात है, ज्यादा पहले हो गया। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और हाँ, तो वो लोग बैठ के जो है ना, मुझे कुछ ग्रुप बैठा हुआ था यंगस्टर्स का, और वो मुझे देख रहे थे, तो मैं नीचे मुंह करके अपना खाना खा रहा था, तो पीछे से उन्होंने सुने हेलो, सुने हेलो, हेलो सुने हेलो। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मेरा नाम लें या तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। खैर मैंने बड़ी देर में मुड़ के उनकी तरफ कहा जी, तो कह रहे नहीं, हम तो वेटर को बुला रहे हैं। ये तो उन्होंने आपके साथ सही शुगल लगाया है फैसल भाई। नहीं, शुगल नहीं लगाया, वो वाकई वेटर को बुला रहे थे। और मेरे जहन में ये था कि शायद वो मुझे बुला रहे, तो मैं नीचे मुंह करके खाता रहा। फिर मैंने कहा यार बड़ा रूड लगता है, मैंने कहा जब तक मेरा नाम ना ले, फिर मैंने कहा रूड लगता है, चलो पूछ लेते हैं। तो मैंने मुड़ के बड़े उससे कहा कि जी। अच्छा, फैसल, इस चीज से ना मुझे वो याद आ गया एकदम, वो आपका एक ऐड था ना, नरम सा तो है वाला, गद्दे वाला, मुझे याद आ गया। नरम सा तो है जी, बड़ी मशहूर हुई थी लाइन। हाँ, जब उसको हमने देखा तो मतलब तभी हंस के हम तो वो हुए थे, लेकिन जब आपने वो एक्ट किया या जब वो रोल आपने प्ले किया, तो यकीनन आपको पहले सुन के स्क्रिप्ट पढ़ के हंसी तो आई होगी कि भैया ये क्या है। हाँ जी, बस हाँ आई थी, लगा था कि मजेदार है, बल्कि लोग भी उधर हंस रहे थे क्योंकि वो बड़ा मजेदार, बल्कि वो मेरे मजेदार तरीन कैरेक्टर्स में से है जो मैंने एक्टिंग में किए हैं, तो वो मुझे बड़ा मजेदार लगता था। वो कैरेक्टर के वो खामोश सा खड़ा हुआ एक आदमी और ज्यादा बोल नहीं रहा, तो वो बड़ा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। ओके, अभी अगर ऐसा कोई ऐड बनाना पड़े आपको कोविड के माहौल को देखते हुए, तो कोई ऐसी पंचिंग लाइन जो आपके माइंड में हो कि अच्छा इस लाइन से हम कोविड का पैगाम ऐड के थ्रू दे सकते हैं? पंचिंग लाइन नहीं, पंच मारने का दिल करता है अगर कोई अमल ना करे तो। लेकिन चले वो तो आप नहीं मार सकते ना, कुछ पैगाम ही दे सकते हैं हम। हाँ, ये नहीं मार, पैगाम दे सकते हैं बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं, पंचिंग लाइन को इस वक्त बनाऊं? अगर बना दे तो अच्छा है। बनाता मैं चीजें, मुश्किल होगी अभी थोड़ा सा मुझे। चलें, कोई बात नहीं, फिर हम उसे सीधा रखते हैं, उसे सादा सा रखते हैं कि फैसल भाई के साथ मौजूद हैं। यू हैव ह्यूज फैन फॉलोइंग, वो फॉलो करते हैं लोग। अपने सुनने वालों को इन हालात को देखते हुए कोविड-19 से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो? मैसेज यही है कि आप इस पे यकीन करें ना करें, इस चीज़ पे वो ज़ाहिर है सबकी अपनी मर्जी होती है, किसी के जहन में बात नहीं बैठ रही तो नहीं बैठ रही, लेकिन जो लोग यकीन कर रहे हैं, जो लोग एहतियात कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको ज़बरदस्ती हाथ मिलने की और नाराज़ ना हो कि जी वो हाथ नहीं मिला रहा या गले मिलने की कोशिश ना करें। अगर आपको कोई लग रहा है कि वो एहतियात कर रहा है तो कम से कम पहला स्टेप आप ये ले सकते हैं कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसको सही करने में पहला स्टेप ये है कि आप दूसरे की रिस्पेक्ट करें जो एहतियात कर रहा है।
बिल्कुल, इज्जत ज़्यादा करना या इज्जत करना बेहद ज़रूरी है। फैसल, बेहद शुक्रिया। और यकीनन हम जब सुबह के हम चाहते हैं कि यार ऐसी चीज़ें हों, ऐसी बातें कि हमारा मूड ज़्यादा फ्रेश हो जाए। हम तो अपने नाज़रीन का मूड फ्रेश करने की बहुत कोशिश करते हैं। हम बात करें ना करें, फैसल भाई ऑन स्क्रीन हो तो वैसे ही देख कर ही बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे देखना समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि रोज़मर्रा मामलात में ऐसा होता है कि अमूमन सर्दियों में कि जिस्म में दर्द हो जाता है, ज़्यादातर होता है ये कमर, टांगों या फिर कंधों में दर्द। मैंने सुना कोविड हो किसी को तो उसको भी बहुत दर्द होता है जिस्म में। सुना आपने? हाँ, सुना है मैंने अच्छा, कि कोविड में ज़्यादा पेन होता है, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बॉडी पेन्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? व्हेन समबडी इज इन आइसोलेशन तो वो क्या करें? अदरवाइज इन विंटर सीजन जब आपको दर्द है जिस्म के किसी भी हिस्से में, तो आप ऐसी कौन सी आसान सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? जबकि आप कोशिश ये करें कि आपने बाहर नहीं जाना, घर में रहना है, तो घर में इन योर रूम और इवन इन टेरेस या अपने लॉन में आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, तो क्विक सी एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं आप? आज इसी की हम बात करेंगे। आलिया आगा हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगी, एक्सपर्ट हैं हम, शी इज अ फिटनेस ट्रेनर। आलिया ने ज्वाइन कर ली है। यस आलिया, गुड मॉर्निंग। एंड वी हैव अजलान एज वेल। ओके, आई एम सॉरी, मैंने अजलान को अब देखा। वी हैव आलिया एंड अजलान विद अस। अजलान, आपको भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। अजलान इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मुझे मालूम नहीं था कि अजलान भी आज साथ मौजूद हैं। तो स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन फ्रॉम आलिया, प्लीज थोड़ा बताइएगा कि कैसे अपने आप को इस विंटर सीजन में एक्टिव एंड फिट रखें, कि जबकि हम कोशिशें करते हैं कि बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहते रहते ही कुछ हल्की फुल्की से एक्सरसाइज कर लें। ये तो बहुत बड़ा सवाल आपने मुझसे पूछ लिया। आई एम श्योर यू विल आंसर इट। ये मैं कहूँगी कि लेकिन ये कहूँगी कि एट द मोमेंट जो मेन प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो है पॉस्चर का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडोर्स रहने की वजह से जो लोग हैं वो फ़ोन या अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी हमारे बच्चों के लिए पॉस्चर बड़ा ख़राब हो रहा है और ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं, इसके लिए बताइए। तो आज मैं समझ के अगर क्वारंटीन में अगर हम हैं और हमारी मोबिलिटी थोड़ी सी कम हुई भी है, तो I've invited obviously Ajlan Raza, who's internationally certified yoga teacher, और आपको पता है कि वो एक्रो के पाकिस्तान में मास्टर भी हैं। तो he has consented कि वो कुछ demonstrate कर दें हमारे लिए। तो Ajlan, if you can just take your phone and sideways अगर हम देखें तो यूँ बैठ के अगर लोग देख रहे होते हैं अपनी कोई डिवाइस, ये कोई एक बैड मूवमेंट नहीं है जिसे हम बुरा समझते हैं। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बॉडी की एक मूवमेंट है। और ये एक्चुअली स्पाइन जी, और लेकिन अगर आप इसमें ज्यादा देर रहेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। तो वो जो आलिया कहते हैं टेक्स्ट नेक, बैक स्ट्रेट, आलिया वो जो टेक्स्ट नेक कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं तो टेक्स्ट नेक पेन, ये वही नहीं होती, हो जाती है इससे? मैं वही बताना ओके प्लीज मैं वही बताना चाह रही हूँ। इफ यू और अगर आप इस पोजीशन में रहेंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट बैक है, जिसमें रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सही महसूस हो रही है कि बिल्कुल ठीक है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा रहने से भी तकलीफ हो जाती है। जिस चीज़ का मैं बताना चाह रही हूँ, ये दोनों मूवमेंट्स जो हैं ये हमारी स्पाइन के लिए नेक बहुत ज़रूरी हैं। ये भी मूवमेंट ज़रूरी है और थोड़ा सा राउंड होना भी ज़रूरी है। तो अगर हम इस मूवमेंट को दोनों को कंबाइन कर लें, यानी जो आपका फ़ोन है, फ़ोन को साइड पे रख दें, दोनों हाथ अपने थाइस पे ले आइए और इसी मूवमेंट को राउंड करें, बैक को और सीधा कर लें, बैक करें, राउंड करें और फिर दोबारा से सीधा कर लीजिए। तो ये अगर आप 4 से 5 दफ़ा करेंगे तो आपकी ये रेंज ऑफ मोशन जो हम कहते हैं रॉम, उसको ये बरकरार रखता है। तो आपकी स्टिफ नेक जो है वो नहीं होगी। सो आपकी ये जो मोबिलिटी है ये जारी रहेगी। दूसरी चीज़ जो है, अगर अजलान मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, आप बैक कर लीजिए कैमरा की तरफ। और पॉस्चर को ठीक रखने के लिए सबसे आसान चीज़ है कि आप अपनी दोनों कोहनियाँ जो हैं पीछे से पकड़ लें। अगर आप खड़े भी हैं या बैठे भी हैं और इस तरह से अगर आप खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए, तो ये आपकी पॉस्चर करेक्शन ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देता है। अगर हम वापस मुड़ जाएं ना, तो आप नोट करेंगे कि जो हमारे स्टिफ नेक की जो आपने बात करी है, उसको बेहतरीन तरीका ये है कि उसकी मोबिलिटी रखें। मोबिलिटी से ये है कि चेहरे को राइट शोल्डर की तरफ ले जाइए और फिर दोबारा से लेफ्ट शोल्डर की तरफ ले जाइए। ये एक दफ़ा से भी जी ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ राइट
देखते रहेंगे और लेफ्ट की तरफ नहीं जाएंगे। तो अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं और आपने बहुत ज्यादा राइट की तरफ देख लिया है तो कुछ बार लेफ्ट की तरफ भी इसी तरह से देख लीजिए। अच्छा, और बेहतरीन इसको रिलीज करने के लिए, पेन को रिलीज करने के लिए, अगर आप सीधी गर्दन रखें और अपना सर जो है एक शोल्डर की तरफ गिरा दीजिए, जो हाथ है इसी तरफ का वो अपने सर पे रख लीजिए ताकि बिल्कुल हल्का सा उसके ऊपर वजन आ जाए। यहाँ से आपने दूसरा बाजू सीधा निकालना है और इस सर को आपने इसी तरह से रखना है जैसे आप दूसरे बाजू को नीचे करते जाएंगे। यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि आपके जो स्ट्रेच हो रहे हैं मसल्स नेक के, ये एकदम इंस्टेंट रिलीफ होता है जी। और इसी तरह से आप दूसरी साइड करेंगे, ये इंस्टेंट रिलीफ इस तरह से होता है कि यहाँ पे हमारे लिम्फ नोड्स हैं और ये लिम्फेटिक फ्लूइड इंस्टेंटली जो है वो निकल जाता है। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट वेज ऑफ कीपिंग योर अपर बैक एंड योर नेक इन मोबिलिटी। और ये कोई चीज़ अभी के लिए हमारे लिए नई आई है, ये हमेशा से एक ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम रह चुकी है। जो लोग हैं फॉर एग्जांपल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है, या फिर जो डेंटिस्ट होते हैं क्योंकि वो अपना सर झुका के काम करते हैं। अगर आप थोड़ा सा मुड़ जाइए जी, तो अगर ये सर झुकाया जाए तो सर झुकाने में आप देखेंगे कि हमारा जो सर है वो 6 से 8 किलो का होता है और ये छोटी सी रीढ़ की हड्डी है जो इस सर को उठा के रखती है। तो जाहिर बात है कोई भी चीज हो अगर हम इतनी देर उठा के रखें तो उसमें तकलीफ आएगी। तो बेहतर तो यही है कि आप इसे मोबिलिटी यानी नीचे भी करना सीखें और ऊपर भी करना सीखें और साइडवेज भी करना। अच्छा अली, एक और चीज़ है, सर्दियों में अमूमन ये देखा जाता है कि आपके कंधों में बहुत दर्द होती है, या तो एक कंधे में दर्द हो जाती है या फिर गर्दन के पिछले हिस्से में, और घर में लोग जो मौजूद है वो ये कहते हैं कि सर्दी लगी है, ठंड की वजह से ऐसा है, आप लोग कवर नहीं कर रहे, गर्म नहीं रख रहे इस जगह को, इसलिए शायद दर्द हो रहा है। तो इसके क्या नुकसान होते हैं और ये किस वजह से होती है दर्द? देखिए, एक्सपोजर तो है और ये यूनानी उसमें भी तरीके में आपको पता है कि ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका भी है कि एक्सपोजर मसल को ज़ाहिरी बात है नुकसान पहुंचा सकता है। एक हरारत है जो मेंटेन करती है बॉडी, और अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो कपकपी आनी शुरू हो जाती है। वो मसल्स जो हैं ऑटोमेटिकली उस हरारत को बरकरार करने के लिए वो खुद ब खुद हिलने लग जाते हैं। ठीक है जी, लेकिन अगर आप उससे कितना आप उसको कॉन्स्टेंटली इस तरह से वार्म रखेंगे बॉडी को, तो ऊपर से कपड़े मलबूसात वगैरह पहनने ज़रूरी हैं। और नेक जो है आम तौर पे आज अजलान ने भी कोई अपने नेक को कवर नहीं किया हुआ, नेक की भी मसल्स इसी क्योंकि आलिया होते हैं। अजलान से मुतालिक मैं तो ये कहता हूँ कि अजलान के जिस्म में हड्डियाँ कोई नहीं है, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी अजलान में है लगता है कोई बोन्स नहीं है। माशाल्लाह जी बिल्कुल। चले, अल्लाह सबको फिट रखे जी। आलिया, आई एम सॉरी वक्त बड़ा कम था, विल हैव यू इन आवर शो ताकि हम और भी ज़्यादा आपसे सीख सकें कि अगर जिस आज आपने बताया कि अगर हम सर झुका के काम करते हैं तो पेनों से कैसे हम पेन को रिलीव कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आलिया नजलान आप साथ मौजूद थे। एक इंटरेस्टिंग सा केस अदालत में आया, उससे मुतालिक अपडेट्स आपको देंगे कि कोई अगर 10 रुपये 32 पैसे मांगे तो 11 रुपये देना पड़ते हैं। जनाब ये केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जज ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये कोई ऐसा केस है जो अदालत में चलाया जाए, क्या ये ऐसा मसला है। वकील ने कहा कि पेट्रोल की कीमत जो है वो रुपए और पैसों में बढ़ती है। गुज़श्ता माह 1300 रुपये का नुकसान हुआ। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिले समात करार दे दी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस आया था जी कि अगर पैसों में चीज़ बढ़ रही है तो रुपयों में क्यों चार्ज किया जाता है। अदालत में चलाए जाने वाला ये मसला नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए। बिल्कुल, और जज साहब ने ये खुद भी कहा कि मेरा तो 1300 रुपये का नुकसान हो गया। तो नुकसान हर एक इंसान का होता है। खैर, ये अदालती कार्रवाई जिससे मुतालिक हमने आपको बताया। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। लास्ट वाली लाइनें आप बोल सकते हैं। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर कीजिए, जहां जाना जरूरी नहीं है ना बिल्कुल मत जाइए। वीडियो कॉल पर आप ज्वाइन कीजिए उस मीटिंग को। बहुत सा ख्याल रखिए। कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।